ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं पूरे ये जो हम लोग का महाजनपद है, कौन-कौन सा महाजनपद है वो। तो हम लोग को एक कहानी देखने को मिलती है वत्स राज्य और अवंती राज्य के बीच में, ठीक है? वो कहानी का ज़िक्र किया है, उल्लेख किया है स्वप्नवसव दत्तम नाम की पुस्तक में भास ने, ठीक है? भास ने उसका उल्लेख किया है। अच्छा, क्या है उस कहानी में? तो असल में ये प्रेम की कहानी है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि स्वप्न वसव दत्तम, तो वसव दत्त नाम की एक रानी होती है, ठीक है? वसव दत्त नाम की एक रानी होती है और वत्स राजा होता है उदयन, ठीक है? वत्स देश का राजा यानी कि एक सेकंड हाँ, वत्स देश जो है, ये जो आपको वत्स देश दिखाई दे रहा है, कौशाम्बी जिसकी राजधानी है, इसका राजा होता है, ठीक है? ये राजा जो है, ये अवंती की रानी जो है, इससे प्रेम करता है और ये रानी भी उससे प्रेम करती है। तो उनकी प्रेम कहानी को, उनकी लव स्टोरी को दर्शाया है, इसने भास ने अपने पुस्तक स्वप्नवसव दत्तम में। ठीक है? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या है इसका हम कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये वत्स देश, ठीक है? जो आदमी है, जो यहाँ पे नृप है, जो राजा है, वो अपने देश का वत्स है, ठीक है? और उसने अवंती की राजकुमारी से विवाह किया या अवंती की राजकुमारी से प्रेम किया, ठीक है? और उनको भी प्रेम था। तो अवंती की जो राजकुमारी थी, उनका नाम था वसवदत्त। वसवदत्त नाम की ये राजकुमारी थी और जो वो थे वो राजा उनके वत्स देश के राजा। तो इन दोनों के बीच की कथा को, इन दोनों के बीच के प्रेम संबंध को दर्शाया गया स्वप्नवसव दत्तम में, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अवंती भी हम लोगों ने देख लिया और कौशाम्बी भी हम लोगों ने, वत्स भी देश हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? इसमें एक अगला आता है चेदी राज्य, ठीक है? ये चेदी राज्य जो है, हम लोगों ने देखा चेदी नरेश शिशुपाल, हम लोगों ने महाभारत में देखा चेदी नरेश शिशुपाल, ठीक है? चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। हम लोगों ने कैसे याद किया था कि जो शिशुपाल था, यदि उसको सुक्तिमती अच्छी मति यदि उसे मिल गई होती, सुमति यदि उसे प्राप्त हो गई रहती, तो वो कृष्ण का इस प्रकार से द्वेष नहीं करता कृष्ण से और 100वें बार में 100वें अपराध के बाद कृष्ण उसे अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन मस्तक से अलग नहीं कर देते, ठीक है? उसका मस्तक धड़ से अलग नहीं कर देते। तो चेदि राज्य का हम लोगों ने ऐसे देखा था, यदि उसकी अच्छी मति होती तो। तो चेदि राज्य हम लोगों ने ये देखा। अगला हम देखते हैं, ये मत्स्य देश है। मत्स्य देश जो है, आप लोगों ने, कल मैंने बताया था कि जब पांडव लोग सब अज्ञातवास में थे, जब पांडव लोग सब अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना समय व्यतीत किया था, जो कि जब उन्हें पता ना चले, हस्तिनापुर वालों को, कौरवों को पता ना चले, तो मत्स्य देश में आके रहे थे और मत्स्य देश की राजधानी है विराटनगर। तो विराट नरेश का आपने उल्लेख सुना होगा, जहाँ पर कि अर्जुन धंधला बन के रहे थे, जो युधिष्ठिर थे वो कंक बन करके रहे थे, भीम जो है एक रसोइया बन करके रहे थे, नकुल सहदेव पशुपाल बन करके रहे थे। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है और मल्ल देश में ही एक उसका सैनिक था। क्या उस सैनिक का नाम किसी को याद है, जिसको कि भीम ने हत्या की थी? भीम ने उसको मारा था, उसका सेनापति याद है किसी को उसका नाम? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एक यहाँ पे दक्षिण में हमें देखने को मिलता है असाका नाम की जगह पे। सर बता दी, हाँ, बताओ, नाम बताओ, बता दीजिए। बताओ। नहीं, मैं याद नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। मुझे भी याद नहीं है। याद आएगा तो मैं बता दूँगा। अ, यस सर, मैं भी बता दूंगा आएगा तो। हाँ, हाँ, वो अभी ध्यान से उतर गया। ऐसा होता है कई बार कि हमारे ध्यान से उतर जाती है चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन उसके कीचक बारे था में क्या? हाँ, कीचक, कीचक था। कीचक एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली कीचक, कीचक हाँ, यस सर। कीचक वध, ठीक है? कीचक उस समय में ऐसा उसका प्रताप था कि वो कुछ ही लोगों से हार सकता था, जिसमें कि भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण था, वो 3 ठीक है, 3 वो हो गए, उसके बाद फिर चौथे भीम और एक 5वें अर्जुन। इन पाँचों के अतिरिक्त किसी में सामर्थ्य नहीं था कि कीचक का वध कर सके। नहीं सर, अर्जुन अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, दुर्योधन। नहीं, तो 5वां कौन था? दुर्योधन था। दुर्योधन। दुर्योधन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। मेबी यू आर राइट, ठीक है। मैं इस पे कन्फर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बाकी तो चारों तो कन्फर्म थे। भीष्म, द्रोण और वो, ठीक है। ऑलराइट। तो ये मत्स्य देश में ही, मत्स्य देश का ही वो सेनापति था, ठीक है? तो ये इसलिए मत्स्य देश विराटनगर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अगला है असाका। असाका की राजधानी है पोटली, ठीक है? असाका की राजधानी है पोटली और इसमें एक और राजधानी हम लोगों ने देखा था असाका का, वो कौन-सा था? असाका की राजधानी दूसरी? पाटन, पुट्टन, ठीक है? ये भी है, ठीक है? तो ये एक राज्य है आपका असाका, ठीक है?
ये आप ऐसे याद करो कि ये अचानक से अस्माक मतलब कहते नहीं आकस्मिक रूप से ये पूरी अचानक से ये सारे के सारे जो महाजनपद है ये सब उत्तर में है। किंतु दक्षिण में ये असक अस अस मतलब अचानक से मतलब क्या कहते हैं उसे आज क्या हो रहा है? आज ज़बान लड़खड़ा रही है। हाँ, तो अकस्मात कहते हैं। तो अकस्मात यहाँ पे दक्षिण में आपको एक राज्य देखने को मिलता है जो महाजनपद का हिस्सा होता है, ठीक है? तो असाका राज्य। ठीक है? अकस्मात रूप से देखने को मिलता है, तो वो चीज़ है। बाकी सारे के सारे आपको उत्तर में देखने को मिलता है, ये आपको दक्षिण में। अच्छा, यहाँ पे उत्तर में फिर आप आओगे पश्चिमोत्तर में तो यहाँ पे आपको गांधार राज्य देखने को मिलेगा, जो कि गांधारी का राज्य है ये, ठीक है? तो उसकी राजधानी है तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? उसके पश्चात एक अंतिम जो महाजनपद है, वो है काम्बोज, ठीक है? काम्बोज। काम्बोज की राजधानी है क्या? रायपुर, ठीक है? काम्बोज की राजधानी है रायपुर। अच्छा, इसमें एक बात जो हम लोगों ने कल नहीं देखा था कि ये 16 महाजनपद हैं, ठीक है? उसके बाद देखा था कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 इसका उल्लेख किया है, ठीक है? जो 22 महाजनपद है, उसका उल्लेख किया है। लेकिन अब वो मेल नहीं खाते, ठीक है? जो 16 महाजनपद ये हैं, जो कि मैंने कहा था कि अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन हमें मिलता है। अंगुत्तर निकाय क्या था? बौद्धों का एक ग्रंथ, ठीक है? तो अंगुत्तर निकाय में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है और जैन ग्रंथों में भी जो भगवती सूत्र मैंने कहा था, भगवती सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, वो जैन ग्रंथ है, उसमें भी इन 16 महाजनपदों के विषय में हमें देखने को प्राप्त होता है। 16 महाजनपद ये जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हैं, किंतु जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उसमें हमें 22 महाजनपद देखने को मिलते हैं और वो इनसे कुछ भिन्न है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भिन्नता क्यों देखने को हमें मिलती है? ये जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसे 22 और इसमें से कुछ है, कुछ नहीं है। जबकि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में अलग है। ऐसा हमें विभेद क्यों देखने को प्राप्त होता है? तो बता सकते हैं इसका कारण? सर आई थिंक अष्टाध्यायी तो बहुत पहले लिखा गया, तो उस समय 22 होंगे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे पे मतलब ये करके एक होते गए। आई थिंक ऐसा ही होगा। एग्ज़ैक्टली यही एक रीज़न है कि दोनों का समय काल, समय खंड अलग-अलग है। पाणिनि अलग समय पे थे और ये जो है ये अलग समय पे थे, ठीक है? जो ये धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, तो जिस समय जो राज्य था उन्होंने उसका वर्णन किया होगा, ठीक है? ये एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि अकेले 8 महाजनपद जो हैं, ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है महाजनपद। अब क्या होता है? अब ये होता है कि मगध साम्राज्य जो है वो धीरे-धीरे अपना विस्तार करना आरंभ करता है, ठीक है? मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मगध साम्राज्य की नींव रखी थी वैसे तो जरासंध ने, ठीक है? जरासंध माना जाता है, इन्हें उल्लेख प्राप्त होता है। इनको एक और इसमें नाम आता है वो है बिंबिसार, ठीक है? बिंबिसार। अब बिंबिसार की भी कहानी ना बड़ी ही ज़बरदस्त है, ठीक है? बिंबिसार की कहानी इतनी ज़बरदस्त है, कहानी सुनना बड़ा मज़ा आएगा। बिंबिसार जो था, ये जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के समकक्ष था, समकालीन था, ठीक है? जो गौतम बुद्ध थे, उनके समकालीन बिंबिसार था, ठीक है? तो अब देखो कितनी बढ़िया परिस्थिति घट रही है। मगध साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा है, ठीक है? जो भारत का एकीकरण होना था, उसकी शुरुआत हो रही है। और वो सबसे पावरफुल महाजनपद बनकर के उभर रहा है ये मगध साम्राज्य। और वहीं से निकलते हैं गौतम बुद्ध एक ही समय में दोनों। इसका अर्थ कि वो समय कुछ बहुत बड़ा होना था, ठीक है? कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, ये उस चीज़ का द्योतक है कि एक तरफ तो मगध अपना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, दूसरी तरफ एक बड़ा रिलीजन जो बुद्धिज़्म है, वो भी धीरे-धीरे अपनी पकड़ जमा रहा था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन देखने को मिलता है हमें बिंबिसार। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों कहा कि समकालीन है? क्योंकि आपसे यूपीएससी पूछता है कि ये जो है ये इस समय में थे, क्या दोनों सेम समय में थे? जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या एक पर्टिकुलर आदमी क्या इस राजा के समय में थे? जैसे कि यदि बात करें कि तुलसीदास की, ठीक है? तो ऐसे पूछा जाता है कि तुलसीदास जो थे, वो जहांगीर के समय में थे या तुलसीदास जो थे, ये इल्तुतमिश के समय में थे। तो आप वहाँ पे बताना होता है कि है या नहीं, ठीक है? थे या नहीं, ट्रू और फॉल्स। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसीलिए यदि कोई इम्पोर्टेंट फिगर है, तो हमें देख के चलना पड़ता है कि उसका समय खंड, समय काल क्या था? तो गौतम बुद्ध का समय काल था बिंबिसार के ही समय से, जब मगध साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी, जब मगध साम्राज्य विस्तार कर रहा था। इसके बाद फिर क्या है, इसने ना अपना राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारी टेक्नीक का इस्तेमाल किया। जैसे कि इसने विवाह की टेक्नीक का इस्तेमाल किया। अब विवाह जो है, वो राज्य विस्तार के लिए किया करते थे क्षत्रिय, ठीक है? राज्य विस्तार करेंगे, चलो पड़ोसी के राजा से
अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो। पड़ोसी का राज्य जो पड़ोसी राज्य था, उसकी बेटी से अपना वैवाहिक संबंध उन्होंने स्थापित किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे उसने विवाह किए, मल्टीपल मैरिज अलायंसेस उसने किया, जिससे कि उसे काशी का भी कुछ क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है? उसके बाद फिर अंग उसके कंट्रोल में आ गया, वज्जी जो है, वज्जी साम्राज्य जो है, उसकी पुत्री से उसने शादी कर लिया, विवाह कर लिया। तो ये जो है, ये सब हमें देखने को प्राप्त होता है कि उसने इस तरीके से अपना कंट्रोल जमाना आरंभ किया, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर और क्या है कि काशी जो है, काशी का कुछ हिस्सा मैंने आपको बताया कि उसे दहेज में मिला, ठीक है? काशी का कुछ हिस्सा उसे दहेज में मिला था। अंग को उसने कब्ज़ा कर लिया था, मैंने आपको कहा कि मगध का विस्तार हो रहा है, तो उसने अंग देश को कब्ज़ा कर लिया। और एक इसमें विशेष बात क्या है कि उसने ना उज्जैन के साथ भी अपने बड़े अच्छे संबंध स्थापित किए और ये आप इम्पोर्टेंट नोट करना अपने डायरी में जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो या फिर जहाँ पे आपके ऑलरेडी नोट्स बने हो, वहाँ पे आप साइड में इसे मेंशन करो अगर नहीं है तो। एक जीवक नाम का जीवक जो है एक आदमी था, ठीक है? जो कि एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, ठीक है? वो बिंबिसार के कोर्ट में था। जीवक नाम का एक डॉक्टर बिंबिसार के कोर्ट में था, जिसे कि वो भेजता है प्रद्योत के कोर्ट में। अब प्रद्योत कौन है? वो है उज्जैन का राजा, ठीक है? उज्जैन जो अभी मैंने महाजनपद आपको बताया, तो उस महाजनपद का उस समय राजा था प्रद्योत, ठीक है? तो प्रद्योत बीमार हो गया था, ठीक है? प्रद्योत को बीमारी हो गई थी, वो तकलीफ में था, जॉन्डिस हो गया था बेसिकली आज जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं और जॉन्डिस का जो एक्सटेंडेड वर्ज़न है, उसे क्या कहते हैं? जॉन्डिस जब अपनी खराब स्थिति में चल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? किसी को आइडिया है? जब लाइलाज हो जाता है तो? या खतरनाक रूप में अपने? जॉन्डिस इनिशियल स्टेज है, जॉन्डिस का नेक्स्ट स्टेज क्या है? नहीं पता सर। नहीं पता। छाया कोमल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हो आप लोग? यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले? पता होनी चाहिए। कुछ आइडिया है? जॉन्डिस का एक्सटेंडेड वर्ज़न उससे खतरनाक क्या है? नहीं था ना किसी को? हाँ, ना तो बोल दो एटलीस्ट। जब लोग को ना नो आइडिया सर, ऑलराइट, बता दो, ऑलराइट। जॉन्डिस इनिशियल स्टेज है, जॉन्डिस जिसे हम लोग पीलिया भी कहते हैं, ठीक है? और जॉन्डिस में ना इंसान का पेट खराब हो जाता है, ठीक है? और उसे शरीर एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसी का जो एक खतरनाक डेंजरस रूप है, जिसे बहुत प्रोलॉन्ग जिसे वो रहता है जॉन्डिस, वो तब्दील हो जाता है हेपेटाइटिस नाम की बीमारी में। आपने हेपेटाइटिस बी सुना होगा, जिसका कि कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है। तो जो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है, वो जॉन्डिस से ही उभर के बनती है, ठीक है? तो हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो बेसिकली उसको प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था, ठीक है? तो इसलिए उसने बिंबिसार ने अपने राज्य से जो उसका फिजिशियन था, आपका डॉक्टर था, जीवक नाम का, वो भेजा था उज्जैन के राजा प्रद्योत की तबीयत ठीक करने के लिए। तो इस समय क्या देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहा था। एक तरफ वो लड़ाई करके अंग देश को जीतता है, दूसरी ओर मैरिज अलायंस से बद्री देश को अपने साथ लेता है और काशी को अपने साथ काशी का दहेज में हिस्सा ले लेता है, ठीक है? उसने मैरिज अलायंस का यूज़ किया और तीसरा स्मार्टनेस देखो, उसने इम्प्रेस करने के लिए उज्जैन जो कि इतना दूर है, हमने देखा उज्जैन कितना दूर था, तो उज्जैन तक अपना राज्य भेजता है वो और वहाँ पे उज्जैन में अपना एक गुडविल जिसे कहते हैं, गुडविल वो प्रमोट करता है अपने डॉक्टर जीवक के माध्यम से, ठीक है? तो ये हमें देखने को मिलता है वो स्मार्टनेस उसकी। तो जो ऐसा राजा है, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? सोचने वाली बात है, ठीक है? अब उसका बेटा है ना, वो बड़ा कमाल का होता है, वो उससे भी कमाल का होता है। वो कहता है, "पापा ना मैरिज अलायंस किए थे, मैं एक काम करता हूँ, मेरे मामा लगेंगे वो, अपने मामा की ज़मीन को हड़प लेता हूँ, ठीक है? और अपने मामा के ऊपर जा करके उसने चढ़ाई कर दो, अपने मामा का राज्य को तहस-नहस कर दिया, ठीक है? यानी कि वज्जी देश को उसने अपने कब्ज़े में कंट्रोल में ले लिया, ठीक है? और उसके अलावा फिर बाकी जगह भी उसने और ज़्यादा विस्तारवाद की नीति अपनाई और उसने किसी को नहीं छोड़ा, वो पूरा फुल अपना विस्तार करता गया, ठीक है? अब इसमें क्या है, वज्जी देश को जब वो कर रहा था कंट्रोल में, तो उसने 3 मेथड का इस्तेमाल किया था। वज्जी देश का यूज़ करने के लिए उसने वज्जी देश को अपने कंट्रोल में लेने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया था, 3 चीज़ों का प्रयोग किया था। सबसे पहला है अम, अ, सबसे पहला है क्या अम, डिप्लोमेसी,
जैसा आज भी हम लोग देखते हैं डिप्लोमेसी का प्रयोग होता है, उसने उस देश को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। आज हम लोग टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं ना, ठीक है? टू फ्रंट वॉर, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर की बात है। नया कांसेप्ट है 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर, ठीक है? कोई बता सकता है वो 0.5 फ्रंट ऑफ वॉर कौन-सा है? किसको आइडिया है करंट अफेयर्स का? नो सर। कोमल छाया, कुछ आइडिया है? ये आधा फ्रंट ऑफ वॉर कौन-सा है अपना, अलग से? कैन यू प्रश्न ये है कि हम लोग टू फ्रंट वॉर देखते हैं, ठीक है? टू फ्रंट वॉर इंडिया के लिए टू फ्रंट वॉर का खतरा बना रहता है, चाइना एंड पाकिस्तान। किंतु एक नया ऐड हुआ है 0.5, यानी कि 2.5 फ्रंट पे हमें वॉर लड़नी है, ठीक है? वो 2.5 फ्रंट क्या है? नो आइडिया। अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी, अपने देश की इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कहीं हमें डर है इस बात का, ये ऑफिशियली कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उपद्रवी तत्व हैं, विदेशी उपद्रवी तत्व, वो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के साथ कुछ छेड़छाड़ करें। इसीलिए हमारे पास सदैव ये खतरा बना हुआ है कि 0.5 फ्रंट ऑफ वॉर अपने देश में भी लड़नी पड़ सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पे। जैसे नक्सलिज़्म है, टेररिस्ट अटैक है, या फिर और कोई जो अलग होना चाहते हैं, ठीक है? जैसे खालिस्तान मूवमेंट चलता है, ठीक है? खालिस्तान की माँग उठती है, कभी उठती है माँग कि बंगाल को अलग कर दो, कभी उठती है द्रविडिस्तान की माँग, हालाँकि अब द्रविडिस्तान की माँग नहीं उठ रही है। तो वो पॉइंट फ्रंट 0.5 फ्रंट ऑफ वॉर वो है, ठीक है? करंट अफेयर्स से मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो उस समय भी जो पहली बार किसी ने प्रयोग किया था ना, वो किया था अजातशत्रु। अच्छा, बिंबिसार के बेटे का नाम मैंने आपको नहीं बताया। बिंबिसार के बेटे का नाम है अजातशत्रु, ठीक है? वही अजातशत्रु जिसने कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। अजातशत्रु ने ही करवाया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, याद है आपको? इतना याद है विद्यानंद, छाया, आप दोनों को? ऑलराइट, देखो, लेकिन अभी मैंने कहा कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार को मैंने बताया गौतम बुद्ध का समकालीन। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करवाया था अजातशत्रु ने। ऐसा कैसे है? क्या इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है? ये विद्यानंद बताएगा। क्या इस बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी दोनों बातों में? सर नहीं पता। कॉमन सेंस लगाओ ना, नहीं पता अलग चीज़ है, मैं कॉमन सेंस लगाने के लिए कह रहा हूँ। सर उसके बाद सक्सेसर वही बना तो जाट एक्जेक्ट शत्रु ही बने तो फिर। एग्ज़ैक्टली, सपोज़ आज नरेंद्र मोदी के समकक्ष में कहूँ कि विद्यानंद के पिताजी हैं, सपोज़, तो विद्यानंद भी तो होगा ना, सब एक पॉसिबिलिटी है विद्यानंद के होने की, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष विद्यानंद का बेटा भी हो सकता है। होता भी क्या पता हो जाए। आई डोंट नो, वी डोंट नो ना। तो एक साथ कई जनरेशन हो सकती है उनकी समकालीन, ठीक है? तो इस बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और हम लोगों ने ये देखा था कि जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उस समय उसने फर्स्ट जैसे हम लोगों ने देखा जिस समय उनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की, ठीक उसी समय उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइज करवाया था। तो अजातशत्रु फेमस है इस चीज़ के लिए। दूसरा एक और ये इनफेमस है एक और चीज़ के लिए कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है? और कमाल ये हुआ कि अजातशत्रु को भी शायद उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी। यानी अजातशत्रु एक ऐसा राजा था, जो कि उसे किसी शत्रु ने तो नहीं हरा पाया, किंतु उसने अपने पिता को मारा और उसके पुत्र ने उसे मार दिया, राज्य लेने के लिए, ठीक है? ऐसा है। मैं इस पे कन्फर्म नहीं हूँ, आप एक बार देख लेना, ठीक है? नॉर्मल कहानी मुझे कहीं पे सुनी हुई थी, तो याद आई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? यस सर यही हुआ था वो। मतलब बहुत दिन तक शासन कर रहे थे इसलिए ये हाँ, किए थे। हाँ, तो हाँ, जो हाँ, उसके पुत्र हुए थे अजात अजात शत्रु के पुत्र हुए थे, वो हाँ, पहले ही उन्हें बता रखे थे कि मतलब जब भी तुम्हें राज चाहिए तो बता देना, क्योंकि ये भी मार चुके थे और वो मतलब इनके पिता भी। तो वो हाँ, अपने पुत्र से इसीलिए डरते थे तो पहले वो छोड़ दिए थे। और ये ठीक है। मतलब चले गए थे शायद। हुँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक मेथड का इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने, डिप्लोमेसी का। उन्होंने ना पूरा बर्बाद करके रख दिया अंदर से इंटरनल
उसे तोड़ के रख दिया वज्जी क्षेत्र को, ठीक है? इंटरनली उसे बर्बाद करके रख दिया। उसके मन में ना एक खराब अपने राज्य के विरुद्ध उन्होंने ज़हर घोलना शुरू किया, ठीक है? लोगों में ज़हर घुल गया अपनी सत्ता के प्रति, जो उनका शासक था उनके प्रति। जबकि वज्जी एक ऐसा किंगडम था जो कि प्रजातंत्र था, ठीक है? वज्जी प्रजातंत्र था, वो राजतंत्र नहीं था। किंतु उस प्रजातंत्र में इस प्रकार से ज़हर, इस प्रकार से विष घोला गया कि वो वज्जी समाप्त हो गया और वो वज्जी भी आ गया मोनार्की के अंडर में, ठीक है? अब इन्होंने अब इन्होंने अपने मामा के ही ऊपर आक्रमण कर दिया था इस प्रकार से डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है? तो उसे उसके बाद फिर क्या है, उन्होंने एक और शस्त्र का प्रयोग किया था, आप नोट करो, वो है महाशीलकंटक, ठीक है? महाशीलकंटक। मैं ना 1 सेकंड आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड। हुँ, महाशीलकंटक, ठीक है? आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है। महाशीलकंटक का प्रयोग, महाशीलकंटक क्या था? एक ऐसा हथियार जो कि पत्थरों को फेंकता था, बड़े-बड़े पत्थरों को उठा-उठा के फेंकता था अपने शत्रुओं के ऊपर। उस समय बड़ा रिवॉल्यूशनरी आइडिया था ये, ठीक है? कैसे याद करेंगे? देखो, महा मतलब कि बहुत महान, शिला, शिला आप जानते होंगे पत्थर को कहते हैं शिलालेख, हमें शिलालेख प्राप्त हुआ। तो महाशील, कंटक, कंटक यानी कि काँटा, महाशील कंटक, पत्थरों वो पत्थर जो बहुत बड़े-बड़े पत्थरों का यूज़ काँटा बिछाने के लिए किया गया, वो महाशील कंटक, ठीक है? महाशील कंटक। उसके बाद फिर क्या है, एक उन्होंने प्रयोग किया रथ मूसल का, रथ मूसल, ठीक है? रथ रथ मूसल, रथ मूसल क्या था? रथ मूसल बेसिकली एक रथ था, ठीक है? जो कि मूसल की तरह प्रयोग में लाता था। आपने सुना होगा खल मूसल, ठीक है? जो कि कूटने के काम आता है, लोहे का होता है, उसे हम कूटते हैं किसी चीज़ को मूसल में रख करके, ठीक है? तो खल में रख करके मूसल से कूटते हैं, तो वो चीज़। तो रथ मूसल उस प्रकार का रथ था, जो कि सामने वाले को कूटता था अच्छे से। तो बेसिकली ये था 3 मेथड जो कि इस प्रकार का यूज़ करके उन्होंने किया, ठीक है? इसके बाद फिर क्या है कि उदयन उनका बेटा आता है, ठीक है? उदयन आया उनका बेटा, जिसने की स्थापना की पाटलिपुत्रा की। अभी तक राजगृह हुआ करता था, किंतु अब पाटलिपुत्रा की स्थापना कर दी किसने? उदयन ने, ठीक है? और उदयन जो है, उदयन का बेटा हुआ लास्ट में नागदशक। अब देखो ये नाम ना आपको ध्यान रखना है, नागदशक। क्यों याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी में क्या करता है कई बार एग्ज़ाम में कि एक राजा का नाम देता है और कहता है कि ये इस राज्य से संबंधित था। जनरली वो या तो फाउंडर का होता है, या तो बहुत ही शक्तिशाली राज्य का होता है, राजा का होता है, या नहीं तो जो उसका लास्ट रूलर होता है ना, उसका होता है। ठीक है? बीच के नहीं होते उसमें वर्णन। तो नाग दशक जो है ना, ये अंतिम सबसे कमज़ोर शासक था, नाग दशक। ठीक है? सर कैन यू एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई ही चेंज्ड द कैपिटल? व्हाई ही चेंज्ड द कैपिटल? देखो, कई बार जो हम चेंज करते हैं कैपिटल को, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से। ठीक है? राजगृह और पाटलिपुत्र। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, पाटलिपुत्रा बसा कहाँ पे है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे उन्होंने चेंज क्यों किया? देखो, आज हम लोग यदि चेंज करते हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री देखी होगी, उससे पहले अपनी राजधानी कहाँ थी? बंगाल में कलकत्ता, ठीक है? कलकत्ता से हम लोगों ने शिफ्ट किया राजधानी को दिल्ली में, ठीक है? वो क्यों किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ की वजह से, ठीक है? कलकत्ता जो थी, कलकत्ता से वो सब चीज़ कंट्रोल कर पाना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है? अंग्रेज़ों का शासन पूरे हर जगह पे था, ठीक है? तो कलकत्ता से लगा कि यदि हम सेंट्रल इंडिया के साइड पे कहीं पे करते हैं, दिल्ली जैसी जगह पे करते हैं, तो अफ़गानिस्तान भी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, तो अफ़गानिस्तान से लेकर के पूरा ये एरिया हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो इसीलिए वो दिल्ली में शिफ्ट किया अंग्रेज़ों ने। दूसरा क्या चीज़ है दिल्ली शिफ्ट करने का कि उससे पहले भी दिल्ली हमेशा से वो प्रमुख गढ़ रहा है। जब भी कोई इस्लामिक इन्वेडर आता था, इन्वेजन करता था, तो दिल्ली के आस-पास का वो राज्य को अपना गढ़ बनाता था, उसे अपनी राजधानी बनाता था। तो दिल्ली एक तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ उन्हें अवेलेबल था। दूसरा अंग्रेज़ों को भी ये लगा कि यहाँ पे लाना हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ से आसान होगा। ठीक यही रूल आप अप्लाई करो वहाँ पर, उदयन के ऊपर। राजगृह है, बिहार में राजगृह नाम की एक जगह है, वहाँ से उसे अच्छा जगह मिला पाटलिपुत्र। अब आप कहोगे अच्छा जगह क्यों है? इसलिए अच्छा है, पाटलिपुत्र को देखो बसा कहाँ पे, किस क्षेत्र में बसा है? पाटलिपुत्र अर्थात पटना, वहाँ से गंगा नदी बहती है। अब गंगा नदी बहेगी तो उसका अपना कुछ महत्व होगा। क्या महत्व हो सकता है? देखो, धार्मिक महत्व जो है सो है, ठीक है? अब वो इतना धार्मिक नहीं था कि धार्मिक वजह से इधर आएगा। असल रीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ होता है। क्या है?
पानी से घिरा हुआ वो जगह, ठीक है? पानी के आस-पास है, तो वहाँ पे नेविगेशन आसान है, ट्रेडिंग के पर्पज़ से वो उसे आसानी होगी, ठीक है? एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये, जब पानी के आस-पास होगा तो शत्रु को नदी पार करके आना होगा और वो स्टार्टिंग फ़ेज़ हो रहा था, तो नदी को पार करना अपने आप में डिफ़िकल्ट बात थी, तो नदी को पार करने की बात हुई। तीसरा रीज़न एक उससे इम्पोर्टेंट क्या था कि वो बहुत ही फर्टाइल ज़मीन थी। अब आप सोच के देखो कि पाटलिपुत्रा की ज़मीन इतनी फर्टाइल है क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी बहती है। आस-पास का क्षेत्र पूरी दलहन की खेती होती है उधर उस एरिया में और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अब आप सोच के देख सकते हो ना, जहाँ से नदियाँ बहती हैं वहाँ की ज़मीन कितनी फर्टाइल होती है। तो ये एक रीज़न था, ये 3 रीज़न जिसके के कारण से उसने अपना शिफ्ट किया अपनी राजधानी को, ठीक है? ये 3 रीज़न। और भी रीज़न हो सकते हैं जो उज्जैन को पता होंगे या फिर जो हिस्टोरियन होंगे वो बताए होंगे, मुझे इससे अलावा और कोई रीज़न नहीं पता, ठीक है? तो ये है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे कि नागदशक, नागदशक अंतिम शासक था, ठीक है? कि ये नागदशक कमज़ोर शासक था और इसे हरा दिया शिशुनाग ने, ठीक है? शिशुनाग ने हरा दिया इसे। शिशुनाग ही था उसका नाम। अ, जी हाँ, शिशुनाग डायनेस्टी का उदय होता है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डायनेस्टी चलती है किसकी? बिंबिसार की, ठीक है? जिसे ही कहा जाता है हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी चल रही थी। देखो, क्या होता है, यहाँ पे हर्यंका हर्यंका डायनेस्टी थी, ठीक है? हर्यंका डायनेस्टी थी इधर। 1 सेकंड, थैंक यू सर, ओके। हर्यंका डायनेस्टी थी पहले, ठीक है? जो कि बाद में इसे चेंज किया किसने? हर्यंका डायनेस्टी को बाद में इसको उखाड़ के फेंका किसने? अ, ये किया नाग डायनेस्टी ने, ठीक है? ये किया शिशुनाग डायनेस्टी ने, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है? शिशुनाग डायनेस्टी। देखो, हर्यंका डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन? नागदशक, ठीक है? नागदशक। नाग नाग ने इसको डस लिया, ठीक है? इस नाग ने इसको डस लिया। अंतिम शासक को कैसे अंतिम शासक कैसे खत्म हुआ? क्योंकि अंतिम शासक को नाग ने डस लिया, इसीलिए वो जो है अंतिम शासक मर गया, ठीक है? जब किसी को साँप काट लेगा और ज़हर ना उतरे तो मरेगा ही। तो नाग ने उसे डस लिया, नाग डसा, ऐसे याद करो, ठीक है? अब किसने उसे डसा? तो शिशु नाग ने, मतलब नाग के बच्चे ने उसे डसा। देखो, मज़ा आया ना? देखो, नाग ने इसे डस लिया, ठीक है? नाग दशक को नाग ने डस लिया, ठीक है? किस नाग ने डसा? तो शिशु था वो, बच्चा नाग था, नाग के बच्चे ने, छोटा-सा बच्चा था वो, शिशु नाग ने उसे आकर के डस लिया, इसीलिए वो डायनेस्टी समाप्त हो जाती है और नया डायनेस्टी बनता है शिशु नाग डायनेस्टी, ठीक है? इसका संस्थापक कौन था? शिशु नाग, ठीक है? अब इसने क्या किया कि इसने उज्जैन का जो था ना अवंती का राजा, विद्युत, उसको उखाड़ के फेंक दिया। मतलब कि मगध में जो कोई आ रहा है आप देखो, वो एक्सपेंशनिस्ट आ रहा है। बिंबिसार था वो एक्सपेंशनिस्ट, अजातशत्रु वो एक्सपेंशनिस्ट, अब शिशुनाग आए ने उज्जैन को भी तबाह कर दिया। ठीक है? उज्जैन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है? महिष्मति को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब देख लो किस प्रकार से विस्तार हो रही है, इसके विस्तार का क्रम है, ठीक है? अब शिशुनाग का बच्चा कौन होता है? वो होता है काला अशोक, काला अशोक, ठीक है? शिशुनाग का जो सक्सीड करता है वो करता है काला अशोक। अब काला अशोक के बारे में आपने नाम सुन रखा है, मैंने आपको बता रखा है काला अशोक कौन था? उसने क्या सिग्निफिकेंट काम किया था? बताओ मुझे कोई? छाया बताएगी। छाया, काला अशोक के बारे में कुछ? तो काला अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, हाँ, ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एग्ज़ैक्टली। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो काला अशोक ने ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, ठीक है? किसके प्रेसिडेंसी में करवाई थी? बताओ प्रेसिडेंट कौन था? वो बताएगा विद्यानंद। प्रेसिडेंट कौन था उसका उस समय? मतलब किसने प्रिसाइड किया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को? नहीं ध्यान है? नहीं सर। इतना अच्छे से याद करवाया था। कोमल तुम्हें याद है? साबाकामी, साबाकामी। नॉट एबल टू रिकॉल। देखो मैंने इसे याद कैसे करवाया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटाका और भिन्न पिटाका को कंपाइल किया गया था, ठीक है? लेकिन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आते-आते ना बहुत ज़्यादा डाउट होने लग गया। लोग सब ना बहुत ही लोभी प्रकृति के होने लग गए। तो साबाकामी, सब के सब कामी हो गए, ठीक है? सबको काम वासना ने ग्रसित कर लिया। तो उसको प्रिसाइड भी सावाकामी नहीं किया। मैंने ऐसे याद करवाया था, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सावाकामी ने उसे प्रिसाइड किया था, लेकिन याद करवाने का तरीका ये था कि सब के सब कामी हो गए थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आते-आते, ठीक है? तो सावाकामी किसके समय में थे? वो थे शिशुनाग के बच्चे यानी कि काला अशोक के सामने, ठीक है? अब उस समय काला अशोक था, ठीक है? तो नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाएगा? अशोक। क्यों? क्योंकि पहले वो काला अशोक था,
उसने फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाया, उस टाइम पे फेयर एंड हैंडसम नहीं था, उस टाइम पे फेयर एंड लवली था। तो फेयर एंड लवली लगाया उसने और फेयर एंड लवली लगा करके वो गोरा हो गया था। पहले काला अशोक था, बाद में गोरा अशोक हुआ, ठीक है? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल गोरे अशोक ने किया था। ऐसे याद करवाया था। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा ये शिशुनाग के बाद फिर आता है कौन? आपका काला अशोक। इसने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था वैशाली में, ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि नंद साम्राज्य आता है। अब देखो, अभी तक क्षत्रिय शासन कर रहे थे, ठीक है? अभी तक क्षत्रिय शासन कर रहे थे, अब शासन आता है नंदों का, महापद्मानंद, ठीक है? नाम होता है महापद्मनंद, महापद्मानंद, महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है ये आता है, ठीक है? अब महापद्मानंद जो था, इसने ये कहा जाता है कि नापित था। नापित अर्थात क्या? नापित का अर्थ है कि वो नाई था, ठीक है? महापद्मानंद जो था ये नाई था और इसने उस समय के राजा को बाल बनाते हुए उसका गर्दन काट दिया था और ये खुद शासक बन गया था। और इसके बारे में ये भी प्रचलित है कि ये उस समय के राजा का अवैध संतान था। अवैध संतान था वो महापद्मानंद, तो इसने अपने पिता की ही हत्या एक हिसाब से की थी, ठीक है? माता इसकी दूसरी थी, अवैध संतान होने के कारण इसका काफ़ी ज़्यादा वो प्रभाव बढ़ गया था, नापित भी था, तो इस वजह से इसके पास कंट्रोल आने आने के कारण ये महापद्मानंद बना। अब देखो, महापद्मानंद जो था ना वो इससे भी बड़ा एक्सपेंशनिस्ट था और नंद वंश जो है इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया और यहाँ से अब कहानी शुरू होती है किसकी? अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम कहते हैं, सिकंदर महान, ठीक है? अब ये उठता रहता है प्रश्न कि हम सिकंदर को महान क्यों कहें? ठीक है? हमारे लिए वो क्यों महान था? वो एक अलग विषय है, किंतु सिकंदर बहुत बड़े भूभाग के ऊपर उसने अपना साम्राज्य को फैलाव किया था, इसीलिए उसकी महानता तो होगी, ठीक है? उसका महत्व तो होगा, ठीक है? तो अलेक्जेंडर था इसके समय में, नंद वंश के समय में, ठीक है? क्या होता है, अब महापद्मानंद जो है, इसने अपना काफ़ी ज़्यादा करना शुरू किया और इसको नाम दिया जाता है सर्व छात्र अंतक। देखो, मैं लिख देता हूँ इसका सर्व छात्र अंतक। इसे क्यों कहा जाता था वो भी मैं बताता हूँ। देखो अ, सर्व, ठीक है? छात्र, सर्व सर्व KSHATRA सर्व छात्र अंतक, अंतक, ठीक है? सर्व छात्र अंतक यानी कि सभी छात्रों का अंत करने वाला। अब देखो छात्र क्या होता है? छात्र होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के धर्म को कहते हैं छात्र धर्म, ठीक है? छात्र शब्द से ही बना है, छात्र शब्द की व्युत्पत्ति से बना है क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का अंत करने वाला है सर्व छात्र अंत, इसने सभी क्षत्रियों का अंत करना आरंभ कर दिया था। मतलब इसे क्षत्रियों से इतना विद्वेष था कि इसने अपना नाम रख दिया था सर्व छात्र अंतक, ठीक है? एक और राजा था जिसने अपना नाम रखा था क्षत्रिय विध्वंसक, वो कौन था? पढ़ेंगे आगे, ठीक है? वो दक्षिण भारत का था, ब्राह्मण राजा था, उसने भी अपना नाम रखा था क्षत्रिय विध्वंसक, ठीक है? और उसने भी क्षत्रियों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। शत्रुओं के विरुद्ध ना हमेशा से पता नहीं क्या है लोग के मन में खराब भावना रही है, ठीक है? जो भी खैर, तो सर्व छात्र अंतक इसने अपना नाम रखा और ये पहला माना जाता है कि शूद्र वंश स्थापित हुआ है भारत के समय में। पहला शूद्र वंश यदि आपको आएगा लिखा हुआ, तो वो आएगा नंद वंश, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो पहला शूद्र वंश था ये नंद वंश। ये क्षत्रिय नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद फिर ना महापद्मानंद को एक रथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक रथ, एक रथ। एक रथ का अर्थ क्या है? एक रथ का अर्थ क्या है? द सोल मोनार्क, एकमात्र मोनार्क, एक रथ। यानी कि ये एक रथ था, पूरा मोनार्क अगर कोई पूरे विश्व में मोनार्क था तो वो एक था और वो था महापद्मानंद का, ठीक है? नंद वंश। इतना बड़ा साम्राज्य इसने बना लिया था मगध साम्राज्य को बड़ा करते-करते, ठीक है? अब क्या होता है, इस समय में अलेक्जेंडर अपना बढ़ा रहा होता है प्रभाव क्षेत्र, ठीक है? और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या होता है कि डरायस नाम का एक राजा होता है, जो पर्शियन राजा था, वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा होता है। तो नंद वंश जब यहाँ पे विस्तार अपना कर रहा था, तो दूसरी ओर अपने पश्चिमोत्तर में मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूँ छोटा-सा। हुँ, सपोज़ अ, ये ये अपना भारत की सीमा है। ऐसा सपोज़ कुछ भारत की सीमा है, ठीक है? ये भारत की सीमा है। इस साइड का जो एरिया है ना, इस साइड का ये जो आपको दिख रहा है, इस साइड का एरिया, यहाँ पर पर्शियन साम्राज्य जो है वो अपना विस्तार कर रहा था। डरायस नाम का आदमी था, वो अपना विस्तार कर रहा था नंद वंश के समय में, ठीक है? डरायस। अब डरायस जो है,
दरायस के बारे में था, वो पर्शियन राजा था जिस वजह से कि ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पर्शियन ट्रेड होना शुरू हो गया था, जिसमें कि एक नाम आता अरिकमेडु। अरिकमेडु कहाँ पे? अरिकमेडु का नाम आप लोगों ने सुन रखा है? अरिकमेडु मैं लिखता हूँ, अरिकामेडु, मेडु, ठीक है? अरिकमेडु, अरिकमेडु कहाँ था? कोई बता सकता है? आइडिया है किसी को? अरिकमेडु गोवा में है। गोवा में स्थित है, एक ये बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से बहुत अधिक व्यापार हुआ करता था दक्षिण भारत में भी, ठीक है? तो अरिकमेडु ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखो पता है क्या होता है ना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई नाम दे देगा, कहेगा कि ये किस जगह पे था, ठीक है? तो आपने अरिकमेडु का नाम कभी सुना ही नहीं होगा, तो आप कैसे बता पाओगे कि कहाँ था? कैसे आप मैच द फॉलोइंग कर पाओगे? ठीक है? तो अरिकमेडु कहने का अर्थात तात्पर्य ये है कि उस समय में यहाँ पर भारत का पर्शिया के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेशन हो गया था, ठीक है? तो डरायस अपना बन रहा था, काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर रहा था। लेकिन जब वो विस्तार कर रहा था ना, उस समय एक अलग आदमी अपना विस्तार कर रहा था, एक अलग उद्देश्य के साथ, जिसका नाम था सिकंदर, यानी कि अलेक्जेंडर। देखो यहाँ से वो निकल कर के आ रहा है। ये राजा है मेसिडोनिया का, इसके पापा हैं राजा मेसिडोनिया नाम की जगह के, ग्रीक में है। ठीक है? यूरोप का आप नक्शा देखोगे तो वहाँ पे आपको ग्रीक नज़र आएगा, ठीक है? तो वहाँ का राजा है। इसको बचपन में ही कह दिया गया कि इसके मन में आ गया कि भाई मुझे तो पूरी दुनिया के ऊपर शासन करना है, ठीक है? तो बहुत कम एज में निकल गया शासन करने के लिए। जहाँ जाता था वहाँ पे तबाही मचाता था पूरी तरीके से, और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। कहानी सुनती रहनी है आपको, ठीक है? बढ़ रहा था। समय आया, इसने पर्शिया के राजा डरायस को तबाह कर दिया, ठीक है? जो हम लोगों ने पर्शिया का राजा था, पर्शिया के राजा को तबाह कर दिया। सीरिया को, इजिप्ट को, पूरा मतलब इसने जो अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका का एरिया है, वो भी उसने तबाह कर दिया। पूरा यूरोप अपने कंट्रोल में लेते हुए, सेंट्रल एशिया को तबाह करते हुए, हर जगह अपना कंट्रोल करते हुए, भारत की ओर लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा था। ऐसी स्थिति में ना, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, चाणक्य, वो बड़े विद्वान थे और उनके मन में आता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, भारत की यदि रक्षा करनी है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करना पड़ेगा? वो प्रस्ताव लेकर के गए मगध साम्राज्य में धनानंद के पास। धनानंद के पास क्यों गए? क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य बड़ा ही शक्तिशाली राज्य था और यदि भारत को कोई बचा सकता था उसके आक्रमण से, तो वो था नंद वंश और धनानंद, क्योंकि उसी के पास उतनी बड़ी सेना थी। किंतु धनानंद तो था अय्याश आदमी, वो क्यों बचाएगा भला? है ना? सोचने वाली बात है, अय्याश आदमी क्यों बचाएगा भला? और दूसरा, उस टाइम पे किसी के अंदर सेंस ऑफ ब्रदरहुड भी नहीं था, कि मतलब ये अपना ही राज्य है, अपने ही पड़ोसी हैं ये लोग, अपने ही धर्म वाले हैं, अपने ही रिलीजन, अपने ही कल्चर वाले हैं, ऐसा किसी के मन में था नहीं। तो वो क्यों जाए मदद करने के लिए? धनानंद का सोच था, अरे देख लेंगे भाई, जब मगध पे आएगा तो मगध वाले तो खदेड़ ही देंगे उसे, ठीक है? तो ये बात थी। लेकिन उधर वो तबाही मचाते जा रहा था। ठीक है? वो तबाही मचाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, वो अपना आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तो चाणक्य ने सोचा नहीं, अब तो मुझे खुद अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा और मुझे स्वयं अपना एक नए राजा का निर्माण करना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों का ध्यान दे, ठीक है? तो अब उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त को पकड़ करके और उसे राजा बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लग गए। अब कई जगह पे मेंशन होता है कि चंद्रगुप्त एक शूद्र था, ठीक है? अपनी यदि भागवत पुराण यदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको उल्लेख मिलेगा कि वो शूद्र राजा था। और यदि आप जैन टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको लिख मिलेगा कि वो क्षत्रिय राजा था। अब जो भी था, ठीक है? किंतु एक बात तो सत्य था कि वो बहुत ही होनहार था, इसीलिए उन्हें चाणक्य ने चूज़ किया था। अच्छा, शूद्र था तो इसका हम ये वर्णन क्यों कर रहे हैं? बार-बार जहाँ पे आता है कि शूद्र राजा था, तो उसको एक ऊपर एम्फसाइज़ क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि जनरली शूद्र शासन नहीं किया करते थे। तो यदि नंद वंश आया शूद्र राजा, तो वो हमें मेंशन करना पड़ रहा है क्योंकि यूनिक फीचर था, है ना? चंद्रगुप्त आया, उसके बारे में उसके विषय में है कि वो शूद्र था, तो वो एक यूनिक फीचर है कि शूद्र था। और उससे भी बड़ा यूनिक है कि जो चाणक्य थे, वो एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के बाद एक शूद्र को उठाएँगे, ये अपने आप में थोड़ी विडंबना लगती है कि ऐसा कैसे? क्योंकि यदि हम देखते हैं तो चाणक्य का भी अर्थशास्त्र यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि वर्णाश्रम धर्म का सपोर्ट वो भी कर रहे थे। तो यदि वर्णाश्रम धर्म का सपोर्ट कर रहे थे, तो एक शूद्र को राजा क्यों बनाएँगे? सोचने वाली विषय ये है। किंतु फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जैन शास्त्र थे, क्षत्रिय कहते हैं। अब एक बात सोच करके देखो कि दोनों ग्रंथों से अलग-अलग क्यों कहते हैं? इसका एक प्रोबेबल रीज़न जो मुझे समझ आता है वो ये है कि चूँकि उसने जैन धर्म अपना लिया था, इसीलिए जो अपने धर्म ग्रंथ हैं, वो उसे शूद्र की संज्ञा शायद दे दिए हों, आई डोंट नो। या फिर यदि वो शूद्र रहा हो तो जैन धर्म वालों ने उसे
क्योंकि अब हमने देखा था कि जो जैन के तीर्थंकर हैं, जो 24 तीर्थंकर हैं, वो सभी के सभी क्षत्रिय हैं। हमने ये भी देखा था। तो चूँकि वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं और वो भी ब्राह्मणिक रिलीजन के विरुद्ध ही आया था, इसीलिए हो सकता है कि उसे क्षत्रिय को ही अपना घोषित कर दिया हो कि हाँ भाई क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। क्योंकि क्षत्रियों का एक रुतबा था, तो क्षत्रिय घोषित कर दिया हो। कारण जो भी रहा हो, किंतु हमें यहाँ पे ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है, मैंने इसलिए आपको ये कहानी बताई है, ठीक है? तो अब क्या है कि चाणक्य अपना सोचने लग गए, प्लानिंग करने लग गए, किंतु वहाँ पे वो अपना आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। एक ना अ, राज्य था हक्कामानी एम्पायर मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, हक्कामानी, ठीक है? हक्कामानी एम्पायर बहुत ही ताकतवर राज्य था, ठीक है? और ये सोच रहा था भाई मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन अलेक्जेंडर आता है, इस राज्य को पूरी तरीके से तबाह करके चला जाता है, ठीक है? उसके बाद वो इंडिया की तरफ लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे उसका सामना होता है अश्वाका राज्य, ठीक है? अश्वाका राज्य। अब ये राज्य ना बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ना उस समय भारत का अम, भारत का अम, पश्चिमोत्तर राज्य था, ठीक है? पश्चिमोत्तर राज्य था ये और ये भारत की रक्षा कर रहा था उस क्षेत्र की, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो वहाँ की लेडीज़ है ना, जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, वो हथियार उठाती है उसके विरुद्ध, सिकंदर के विरुद्ध। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिकंदर के विरुद्ध यदि किसी स्त्री ने हथियार उठाया तो पूरे अश्वाका राज्य की सभी स्त्रियों ने, ठीक है? स्त्रियों ने क्यों उठाया? क्योंकि हो सकता है वहाँ के पुरुष जो है, वो समाप्त हो गए युद्ध लड़ते-लड़ते, ठीक है? तो उन्होंने हथियार उठाया और इनिशियल लेवल पे वो उन स्त्रियों ने बहुत ही खतरनाक क्षति पहुँचाई है सिकंदर को। बहुत ही भयंकर क्षति पहुँचाई है सिकंदर को और उसकी जब सेना के बहुत सारे लोग मारे जाने लग गए, तो सिकंदर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि इस राज्य में जितनी भी लेडीज़ है, जितनी लड़कियाँ, बच्चियाँ, जितनी लड़कियाँ दिखाई देती है ना, सबको फिनिश कर दो। समाप्त। वो उसने दिया ऑर्डर और अश्वाका राज्य की सभी स्त्रियों को समाप्त कर दिया गया। उन्हें एकदम खत्म एकदम पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। उस राज्य में कोई स्त्री नहीं बची, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है उसी के उन्हीं लोगों के डॉक्यूमेंट में, उन्हीं लोग के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में। अच्छा एक चीज़ पता है, जब स्टार्टिंग में कोई अपना वर्णन करता है ना, तो सोचता है अपना प्रताप दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, किंतु बाद में उसकी पोल खुलती है। सिकंदर ने वो सब लिखवाया था, अरे मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना महान हूँ, लेकिन बाद में आज हम लोग पता चलता है कि भाई वो कितना दुष्ट, कितना क्रूर था, है ना? ये चीज़ उसको बाद में नुकसान पहुँचाती है, इतिहास जब लोग पढ़ते हैं उस समय में। ठीक इसी प्रकार जब आप इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ोगे, तो बड़ा ही शान से दिखाया गया है कि हम लोगों ने महमूद गज़नवी ने तोड़ा था मंदिर को, सोमनाथ के मंदिरों को इतने बार तोड़ा, हमने ये मंदिर को तोड़ा, वो मंदिर को तोड़ा, पूरा लूट-मार मचा दिया। सब कुछ उन्होंने बड़े ही उत्साह से लिख रखा है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई वो उत्साह नहीं, वहाँ पे उनका नेगेटिव पड़ता है वो चीज़। हमें पता चलता है, सारा प्रूफ मिलता है कि उन्होंने कितना कुछ तबाही मचाया था। ठीक है? तो एक वो रीज़न है। तो अश्वाका राज्य वो। इसमें एक और फैक्टर ये अश्वाका जो मैंने बोला ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या पता रिपीट भी किया जाए। लेकिन एक और चीज़ है जो कि रिपीट नहीं की गई है, शायद की भी ना जाए। ठीक है? ड्यू टू सम बायसनेस और समथिंग एल्स उस समय में जब चाणक्य अपना काम कर रहे थे, उसी समय में ब्राह्मण जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, वो भी अपने काम में लगी हुई थी। जो पश्चिमोत्तर राज्य था, वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण कम्युनिटी थे, वो जगह-जगह घूम-घूम करके प्रचार किया करते थे कि सब लोग उठो, जागो, अपनी निद्रा को त्यागो, सिकंदर यहाँ पे कभी भी आ सकता है, आक्रमण कर सकता है, आपको बर्बाद कर देगा, आपका कल्चर को बर्बाद कर देगा। तो ब्राह्मण घर-घर जा-जा करके लोग को जगाने का कार्य किया करते थे। जब ये बात सिकंदर को पता चली ना, तो कई राज्यों को सभी ब्राह्मणों को पूरी तरीके से ब्राह्मण विहीन कर दिया बेसिकली उस राज्य को, सभी ब्राह्मणों को उसने बंद कर दिया। उसने ऑर्डर दिया कि जितने भी ब्राह्मण है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, हमारे विरुद्ध ये प्रचार कर रहे हैं। जहाँ पे सिकंदर का शासन हो गया ना, वहाँ भी ब्राह्मण जा-जा करके देश को भड़काने का काम करते थे सिकंदर के विरुद्ध। तो उसने वहाँ पे जितने भी ब्राह्मण को देखे सभी को उसने समाप्त करते गया, करते गया, करते गया। तो एक चीज़ सिकंदर ने नो 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 नोटिस की कि जैसे-जैसे वो भारत की ओर बढ़ रहा था ना, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक तरफ तो स्त्रियाँ हथियार उठा रही थी, जो और कहीं नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ ब्राह्मण कम्युनिटी जहाँ पे उसका शासन एस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पे भी जा-जा करके वो विरुद्ध अपने देश के विरुद्ध उसको वो कर रहे थे, लोग को बिगुल फूँकने के लिए कह रहे थे कि भाई नहीं, तुम यहाँ पे अपना शासन दोबारा से इकट्ठा करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पूरी तरीके से उनको जलाने का काम कर रहे थे। उसे मल्टी फ्रंट पे वॉर लड़ना पड़ रहा था। एक तो डायरेक्ट युद्ध, स्त्रियों से युद्ध,
और तीसरा ब्राह्मणों से युद्ध। 3 प्रकार से उसे युद्ध लड़ना पड़ रहा था। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता जा रहा था और अंत में समय आता है, एक उस युद्ध का जो इतिहास सदैव याद रखता है। एक गाना भी उसके ऊपर बना है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूँ? अब वो तो भले क्या करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो थोड़ा नहीं समझने वाला होगा कि भाई पोरस का महत्व क्या है, किंतु जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, उसे पोरस का महत्व पता है। पोरस, पोरस राजा था। कई जगह आता है कि ब्राह्मण राजा था, कई जगह आता है क्षत्रिय राजा था, जो भी था वो, किंतु वो भारत की सीमा को सुरक्षा करना चाहता था, सुरक्षित करना चाहता था। उसने झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर युद्ध करने का निर्णय हुआ कि झेलम नदी के तट पे युद्ध करते हैं। अब झेलम नदी को ना पार कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि पानी का बहाव, पानी का जो बहाव की गति थी, बहुत तीव्र थी। तो सिकंदर ने फिर भी जैसे-तैसे उस नदी को पार किया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वो ना काफ़ी थक चुके थे। झेलम नदी को पार करना बहुत ही दूभर उन्हें सिद्ध हो रहा था। और यहाँ पे आता है तो मिलता है पोरस। पोरस जो है वो आया था अपनी हाथी की सेना को लेकर के। अब सिकंदर ने हाथी को पहले देख नहीं रखा है, ठीक है? हाथी को युद्ध होते हुए तो बिल्कुल नहीं देख रखा है। अब पोरस आता है, हाथी को ट्रेन करके और छोड़ देता है हाथियों को सिकंदर के ऊपर, तो वो हाथी बहुत ही गंदा नुकसान पहुँचाते हैं उसकी सेना को। लेकिन इसमें क्या था कि सिकंदर आया था घोड़ों पे, और घोड़े होते हैं फास्ट, आपको पता होगा। तो कई बार रीज़न पूछा जाता है ना, पोरस हारा क्यों था? उसका रीज़न 2 रीज़न देखा जाता है। पहला रीज़न तो ये कि पोरस ने हाथियों का प्रयोग किया था, और हाथी जो होता है ना, वो डर को देख कर के ज़्यादा डर जाते हैं। यदि हाथी को पता चल गया कि डर लग रहा है, तो हाथी और ज़्यादा डर जाते हैं, और फिर वो तो तबाही मचाएँगे। स्वाभाविक बात है, हाथी इतना ताकतवर होता है, वो तबाही तो मचाएगा ही। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने घोड़े के माध्यम से हाथी को खदेड़ना शुरू किया, और हाथियों के आँखों में भाला फूँकना शुरू किया, ठीक है? तो हाथी जैसे ही अंधे हुए, तो एकदम अपने ही राजा के विरुद्ध वो जाकर के घुस गए अपने ही खेमे में, और वहाँ पे खूब क्षति मचाई। इस वजह से ये कहते हैं, "आ बैल मुझे मार" कि हाथी का प्रयोग किया ताकि सिकंदर को हराए, लेकिन उसी हाथियों ने पोरस की सेना को छितर-वितर, नष्ट-भ्रष्ट करके रख दिया। और दूसरा घोड़े, घोड़े बहुत फ़ास्ट होते हैं, अरबी घोड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी के होते हैं, उस घोड़े ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाया, ये 2 रीज़न वहाँ पे माना जाता है। अंत में पोरस की हार होती है, और एक फ़ेमस लाइन है, पूछता है सिकंदर कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो पोरस का उत्तर होता है, वही सुलूक किया जाए जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। अब पता है ये इस स्टेटमेंट को अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, हम उसके इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएँगे फिलहाल। किंतु यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि सिकंदर जितने राजाओं से अभी तक युद्ध किया था, उसमें सबसे अधिक प्रभावित होता है पोरस से। और प्रभावित होने का कारण हमें ऐसे पता चलता है कि उसने पोरस के राज्य पे अपना शासन, अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। पोरस के राज्य को इंडिपेंडेंट उसने छोड़ दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो उसने राज्य को जीता था, उसमें से भी कुछ राज्य उसने पोरस को दे दिया अपने में से। कहा, मैंने ऐसा योद्धा पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे अंदर बहुत अधिक मेधा शक्ति है, तुम्हारे अंदर बहुत ही बाहुबल, एक करेज, एक साहस है तुम्हारे अंदर, जो अन्य मुझे किसी में देखने को प्राप्त नहीं हुआ। अब इधर ना सोच रहे होंगे चाणक्य भाई, तुम्हें ना अभी इंडिया के लोग का पता नहीं है, इंडिया के लोग कितने साहसी हैं, ये तो एक राजा मिला, आगे आ तो तब पता चलेगा, ठीक है? और इसे भी, सिकंदर को भी इस बात का अंदेशा था कि जब यहाँ पे आते-आते इतनी सारी परेशानी शुरू हो गई कि लड़कियाँ हथियार उठा रही है, ब्राह्मण लोग सब ऐसे हमारी ऐसी-तैसी करने में लगे हुए हैं, जो हथियार नहीं उठाते वो भी। और अब तो पोरस ने भी मुझे इतनी भयंकर टक्कर दे दी कि मेरी तो सेना ऑलरेडी थक चुकी है इतनी ज़्यादा, वो भी अब कह रहे हैं, नहीं, नहीं सिकंदर, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य धनानंद का, हम नहीं जीत पाएँगे। अब ना चोल में, ई ना चोल में, ठीक है? ई ना चोल में उसने निर्णय ले लिया कि हम वापस हो जाते हैं। अब क्या होता है, इसी समय में जो चाणक्य है वो अपना कर रहे होते हैं अपना चंद्रगुप्त को ट्रेन। चंद्रगुप्त भी बड़ा हो रहा होता है। लेकिन चंद्रगुप्त उसको हराए सिकंदर को, उससे पहले पोरस के साथ उसका हो गया रहता है, और सिकंदर अपना निकल लिया होता है। ठीक है? तो चंद्रगुप्त को उससे डायरेक्टली लड़ने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त जो है अवसर देखता है और धनानंद को जाकर के रिप्लेस कर देता है, और वो मगध का कंट्रोल अपने एरिया में, अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इस तरीके से हम एंटर होते हैं मौर्यन एम्पायर में, जो कि पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण, यदि कोई कहा कहा जाए डायनेस्टी है, वो है मौर्यन डायनेस्टी।
ठीक है? इसको बहुत ही हमें डिटेल में देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है। सो और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें स्कल्पचर के ऊपर बहुत काम हुआ है, इसमें हमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं, स्तूपास बने हैं, इसमें हमें बहुत सारे कार्यों इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, हमें वो देखना है, हमें हर प्रकार से देखना है, ठीक है? तो मौर्यन साम्राज्य की नींव रख दी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है? उसकी वाइफ का नाम था दुर्धरा, ठीक है? दुर्धरा, ये आपको ध्यान रखना है दुर्धरा और कई जगह पे उल्लेख आता है कि जो दुर्धरा है वो धनानंद की बेटी ही है। तो उसने धनानंद की बेटी से ही विवाह कर लिया, ठीक है? और अब क्या होता है इधर कि शासन इधर अपना भारत का सीमा तो सुरक्षित हो गया, ठीक है? पोरस ने उसे सुरक्षित कर लिया। इधर चंद्रगुप्त ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब उधर क्या है कि उन लोग का प्रभाव क्षेत्र तो काफ़ी अधिक बढ़ चुका था। मैंने कहा जो डरायस यहाँ पे था जो हक्कामानी एम्पायर था वो तो समाप्त हो गया था। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हुँ, देखो ये सपोज़ कि भारत का नक्शा है, ठीक है? सपोज़ सपोज़ ये भारत का नक्शा है, ठीक है? यहाँ पर अब यहाँ तक ये इस एरिया तक वो लोग आ चुके हैं। पहले कौन थे यहाँ पे डरायस आ चुका था पहले, ठीक है? किंतु उसने डरायस को रिप्लेस कर दिया और अब इंडो ग्रीक्स आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे ग्रीक्स आ चुके हैं। सिकंदर जहाँ तक उसने अपना शासन फैलाया, वहाँ पे अपने राज्य को एस्टेब्लिश करता गया। यहाँ पे उसने अपने सेनापतियों को छोड़ दिया जिसमें कि बहुत ही फेमस है सेल्यूकस निकेटर। अब ना चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की भी बेटी से शादी कर लिया, ठीक है? ताकि वो भी उसे खतरा ना पहुँचाए। तो बेसिकली ये है, ठीक है? अब चंद्रगुप्त जो है वो आ जाता है और अब हम लोग ना मौर्य वंश में एंटर कर जाते हैं। मौर्य वंश को हम लोग देखना आरंभ करते हैं कि आखिर मौर्य वंश क्या-क्या था, कैसा-कैसा था। सबसे पहले हमें ये सब कहानी पता कैसे चलती है? इतनी सारी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इसका कुछ बेसिस तो होगा ना। देखो, इतिहास क्या चीज़ है, जैसे ही मैं कोई कहानी सुनाता हूँ ना, आप मुझसे पूछो आप किस बेसिस पे कह रहे हो ये सारी घटना, ये सब हुआ था? वो मैं कह रहा हूँ मेगस्थनीज़ मेगस्थनीज़ की किताब है इंडिका। इंडिका, ठीक है? मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका कोर्टियर था, उसका दरबारी था, जिसे कि भेजा था उसी ने, ठीक है? सिकंदर ने ही मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज यहाँ पर आकर के सबको डॉक्यूमेंट करता है एक-एक चीज़। तो मेगास्थनीज ने इंडिका जो लिखा उसके जो हमें मिलते हैं बचे हुए जो उदाहरण मिलते हैं उसकी बची हुई पुस्तक मिलता है, उससे हमें ज्ञात होता है कि ऐसा-ऐसा काल था, ये घटनाएँ हुई थी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त और भी हमें मिलता है, जैसे कि अ, चाणक्य का जो था अर्थशास्त्र, चाणक्य का क्या था? अर्थशास्त्र। ये सब किताब ना आपको याद होनी चाहिए। अर्थशास्त्र, ठीक है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसका था? कौटिल्य का लिखा हुआ, कौटिल्य का लिखा हुआ। इसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता था, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चलता है मौर्यन साम्राज्य के विषय में, ठीक है? अब इसमें एक बात क्या होता है कि चंद्रगुप्त को माना जाता है कि इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और फिर ये अपना अंतिम समय में या ये कह लें जब इसका शासन पूर्ण होगा, अपने बच्चे इसने बिंदुसार को अच्छा हम लोगों ने पहले देखा था मगध साम्राज्य की नींव रखी थी बिंबिसार ने, ठीक है? मगध साम्राज्य की नींव रखी थी बिंबिसार ने और जो चंद्रगुप्त का बेटा है वो है बिंदुसार। दोनों में अंतर है, इस अंतर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये बिंदुसार, ठीक है? बिंदु से निकला हुआ, ठीक है? बिंदु से ना बिंदुसार, ठीक है? चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, ठीक है? तो इसके बिंदुसार को राजा बना कर के स्वयं निकल जाता है दक्षिण पथ की ओर। अच्छा मैं दक्षिण पथ का भी उल्लेख क्यों किया? क्योंकि ना पहले अगर कुछ बोला जाता था, पहले यदि कुछ बोला जाता था, तो उसका अपना महत्व होता था। अब देखो, ये है दक्षिण पथ, जब वो दक्षिण की ओर आ रहे हैं, तो वो है दक्षिण पथ। इस पूरे एरिया को कहा जाता है दक्षिण पथ, दक्षिण का पथ। इस ऊपर के एरिया को कहा जाता है उत्तर पथ, ठीक है? क्या कहा जाता है? उत्तर पथ। हम इसे देखेंगे, अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग चीज़ कहा जाता था। जैसे इधर पूरब के हिस्से को कहा जाता था प्राच्य प्रदेश। अच्छा, प्राच्य प्रदेश में ना आपने विद्यानंद आपने प्राच्य शब्द कहीं पे सुना है अपने संस्कृत में? संस्कृत का जब आप भाषाई वर्गीकरण वगैरह पढ़ रहे होंगे तो सुना होगा। विद्यानंद? विद्यानंद बोलो अहम विद्यानंदः।
नहीं सुना। अ, डोंट नो। ठीक है, आपसे ये प्रश्न था भी नहीं, ये था विद्यानंद से। देखो, भाषाई वर्गीकरण होता है, ठीक है? भाषा का वर्गीकरण किया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं भारूपीय भाषा परिवार। हम लोग कहते हैं ना कि संस्कृत से ही सारी भाषाएँ निकली हैं, चाहे यूरोपियन भाषा हो, इधर की भाषा हो, बहुत सारी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं। तो उसको कहा जाता है भारूपीय भाषा परिवार, ठीक है? उस भारूपीय भाषा परिवार के वर्गीकरण में कहा जाता है प्राच्य कुल। तो जो ईस्टर्न लैंग्वेज जितनी भी है, यूपी की, बिहार की, बंगाल की जो लैंग्वेज है, इन्हें कहा जाता है प्राच्य भाषा, ठीक है? इस पूरे एरिया को चूँकि प्राच्य प्रदेश कहा जाता है, इसलिए यहाँ की भाषाओं को भी प्राच्य भाषा कहा जाता है। तो यदि कभी भाषा के संबंध में प्रश्न पूछ ले कि प्राच्य भाषाएँ कौन-सी है, कहाँ पर बोली जाती है, तो आप कहोगे कि पूर्व भारत में जो बोली जाती है भाषा, उसे प्राच्य भाषा के अंतर्गत में रखा जाता है। यानी कि जितनी भी मगही भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, ठीक है? ब्रज और उसके बाद फिर मैथिली ब्रजभूली बंगाली, ये सब असमी जितनी भाषा है, ये सब का सब आती है प्राच्य भाषा के अंतर्गत, ठीक है? तो वो प्राच्य प्रदेश का वहाँ पे मैंने आपको बोला। अच्छा फिर क्या है, ये नीचे की ओर जाता है। मैंने आपको कहा कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेता है और वो नीचे की तरफ जाता है, दक्षिण पथ की ओर जाता है, जिसका कि नाम मैंने आपको बताया था श्रवणबेलागोला। मैंने आपको याद करवाया था श्रवणबेलागोला विद्यानंद छाया श्रवणबेलागोला, श्रवणबेलागोला। ये नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। कर्नाटका। ये जो है श्रवणबेलागोला, ये है कर्नाटका में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो जैन संत हैं, जैन संतों की बहुत ही इम्पोर्टेंट भू-स्थली है। यहाँ पे ये लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, इसलिए श्रवणबेलागोला बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। इसीलिए श्रवण करो मेरी बात को, मैं इस टोन में बोल रहा हूँ। इस टोन में बोलने का एक उद्देश्य है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, आपको मज़ा आए सुनने में। यदि मज़ा नहीं भी आता है, तो भी कान में ये बोलने का तरीका चुभे और चुभेगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपके कानों से बात गोल-गोल, गोल-गोल ऊपर जा रही है। तो श्रवण करो, बेला ये जो बेला है, ये जो सुबह की बेला है, इसमें जो मैं आपको बोली दे रहा हूँ, उसको आप श्रवण करो। इस सुबह की बेला को श्रवण बेला बोला और नाटक करना बंद करो। जब आप नाटक करना बंद करोगे, आप ये स्वीकार कर लोगे कि आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, तब आपको श्रवण बेला बोला याद हो जाएगा, क्योंकि आपने श्रवण किया होगा इस सुंदर बेला में, इस सुबह-सुबह की बेला में मैंने आपको बोली दिया है, उस बोली के माध्यम से नाटक बंद करो, कर्नाटका में है वो। ठीक है, याद हो गया? बोलो याद हो गया? मेरे सवालों का जवाब दो। यस सर। छाया जवाब दो, दो ना। यस। विद्यानंद, विद्यानंदः कहाँ पे हो? उत्तर दो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा श्रवणबेलागोला, ठीक है? अब ये आप कभी नहीं भूलोगे और भूलना भी नहीं चाहिए। अब ना अ, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने पूरा अपना अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है? और अर्थशास्त्र के विषय में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना डिफरेंट था अपनी बाकी स्मृतियों से, ठीक है? जैसे अपनी मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है या और भी इतनी सारी स्मृतियाँ हैं, उन सबसे काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। क्यों अंतर देखने को मिलता है? क्योंकि इसे काफ़ी लिबरल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लिबरल था, ठीक है? हालाँकि कितना था वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है? उसके फिर इसका बेटा आता है बिंदुसार और बिंदुसार को ना अमृतघट भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में ना बिंदुसार को अमृतघट कहा जाता है। अमृत घट, अमृत घट। अमृत घट का अर्थ है घट अर्थात होता है घड़ा और अमृत का अर्थ तो आपको पता ही है। तो जैन धर्म वाले इसे कहते हैं अमृत घट। ये इतना अच्छा था कि अमृत घट था। अब ये जैन धर्म वाले क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पापा ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इन लोग को लग रहा था कि ये भी अपने पापा के रास्ते पे चलेगा और ये जैन धर्म में ही रहेगा। लेकिन ये निकला थोड़ा संकी आदमी और इसने जैन धर्म को त्याग करके अपना लिया आजीविका का धर्म, आजीविका का धर्म। अब मैंने आपको बताया था कि एक गुफा का निर्माण किया था। जब मैंने आपको केव आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था छाया, तो मैंने एक गुफा के बारे में बताया था जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो आजीविकाओं के लिए है। वो कौन-सा है गुफा जो कि आजीविकाओं के लिए दिया गया था? बताओ। आजीविकाओं के लिए कौन-सी गुफा दी गई थी? बोलो। बोलो, बोलो, बोलो। आजीविका वो कौन-सी गुफा थी?
याद नहीं है, भूल गए? भूल गए। याद रखोगे कि भूल जाओगे, जो मैं याद करवाऊँगा? नहीं याद, तो वही बात है। मेरी बातों का महत्व क्या? रिवाइज़ करते नहीं हो आप लोग, कैसे याद रहेगा? देखो, बराबर की गुफाएँ याद आ रही है? बराबर? बराबर एक बार रिमाइंड करवा दो। बराबर की गुफाएँ ही आजीविकाओं की गुफा थी, जिसे कि अशोक ने बनवाया था और दशरथ का भी नाम आता है, जो अशोक का पुत्र था दशरथ, ठीक है? उसने भी उसमें योगदान दिया था, तो बराबर की गुफाएँ आजीविकाओं की है। तो ये मैं बार-बार आपको इसलिए रिमाइंड करवाता हूँ, इसलिए याद करवाता हूँ कि आपको केव आर्किटेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर में। तो हम हिस्ट्री के साथ-साथ आर्ट एंड कल्चर को भी लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमें देखना है, कि ये जो बराबर की गुफाएँ हैं, ये है आजीविकाओं की। और चूँकि इसने बिंदुसार ने आजीविका धर्म को अपना लिया था, तो अशोक के मन में भी था आजीविकाओं के प्रति सम्मान, इसीलिए उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात भी आजीविकाओं को एक गुफा बना कर के गिफ्ट किया, ठीक है? अब आपको ये सारा कोरिलेट हो पा रहा होगा। पहले तो मैंने सीधा आपको याद करवाया था। अब कोरिलेट हो पा रहा होगा कि क्यों ऐसा हुआ है? तो इसका कारण है कि जो बिंदुसार था, ये इसने धर्म परिवर्तन अपना किया था और ये आजीवक बन गया था। आजीविको अच्छा ठीक है, छाया ये बताओ आजीविका जो है उनकी फिलॉसफी क्या है? ये भी मैंने बताया था। आजीविकाओं की फिलॉसफी क्या है? कोमल आपको पता है तो आप भी बताओ। विद्यानंद तो गायब हो चुके हैं, उन्हें नींद आ चुकी है। वो सो चुके हैं अब, फ़ोन ऑन करके। इसलिए आप ही दोनों बताओ। किसी को याद है? बिलीव इन डेस्टिनी ये क्या है? बिलीव इन डेस्टिनी क्या होता है? मैं भी बिलीव करता हूँ डेस्टिनी में कि हाँ भाई ये रास्ता है, ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य में मेरा विश्वास है। ढंग से लिखो मुझे पता है आपको ये बात का पता है, किंतु उत्तर इस प्रकार से नहीं दिया जाता। बिलीव इन डेस्टिनी भाई सब कोई बिलीव इन डेस्टिनी करता है। सही प्रकार से उत्तर दो। आपको पता सही है ये बात तो मुझे ज्ञात है। कोमल नियति जो है वो होकर रहेगा एग्ज़ैक्टली ऐसे बोलना है। नियति जो है, जो एक बार निर्धारित कर दी गई है वो हो करके रहेगा, इसीलिए हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं। एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड ये एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट आपको बोलना है। एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड ठीक है? इसीलिए कर्मफल सिद्धांत की वहाँ पे कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा, ठीक है? तो ये है आजीविकाओं की फिलॉसफी, ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसके बाद फिर आता है कि अशोक ने ना हमें सुनने को मिलता है अशोक ने जो कलिंग का युद्ध था, उसके युद्ध के पश्चात कलिंग के युद्ध के पश्चात उसने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ले लिया था, स्वीकार कर लिया था। उसके बाद उसने मार-काट सारा बंद कर दिया था। अब एक चीज़ सोच के देखो, जिसका पप्पा खुद हिंदू नहीं था, जिसका दद्दा, जिसका बाबा खुद हिंदू नहीं था, वो क्या हिंदू है? उसका दादा चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था, तो कायदे से वो लोग सब जैन धर्म वाले हो गए। हिंदू वो लोग कहाँ रहे, है ना? उसके बाद उसका जो पप्पा था, उसने आजीविका के धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो चलो वो या तो जैन होगा या तो आजीविका होगा। उनसे ये क्यों कहा जाता है कि वो हिंदू था? हिंदू नहीं था ना वो, या तो वो जैन रहा होगा या तो आजीविका का सेक्ट का वो रहा होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन होता है अपने हिस्ट्री में, जब कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था। अब इसका अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ये कह रहा हूँ चूँकि वो जैन था इसीलिए उसने इतनी सारी हत्याएँ की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है और वो उसमें हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। वो एब्सोल्यूट अहिंसा की बात करते हैं। हिंदू धर्म में तो फिर भी शस्त्र उठाने की बात है, ठीक है? जैन धर्म में वो शस्त्र उठाने की भी बात नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि ये कहना कि जो वो था अशोक था वो हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपना उसके बाद उसने संबंध किया, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहला रीज़न ये और दूसरा एक और रीज़न है कि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि उसने कलिंग युद्ध से पूर्व ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आप ना संजीव सान्याल है, मैं आपको लिखता हूँ संजीव संजीव सान्याल, ठीक है? ये संजीव सान्याल ने हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रखा है। हिस्टोरियन की ही श्रेणी में आते हैं ये। तो संजीव सान्याल ने इस चीज़ को प्रूव किया है एक्चुअल रिसोर्सेज़ के साथ कि जो अशोक था, वो पहले बौद्ध धर्म अपना चुका है और कलिंग पे उसने आक्रमण बाद में किया है। और ऐसा भी नहीं है कि कलिंग युद्ध के पश्चात उसने और कोई आक्रमण नहीं किया, उसके पश्चात भी वो कई सारे मिलिट्री कैंपेन पे गया है
और उसने कई सारे मिलिट्री कैंपेन को अपनाया है। बहुत कोई शांतिप्रिय वो नहीं था, उसने अपने 99 भाइयों को मारा था, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। खैर जो भी ये कहानी की बातें हैं, ठीक है? ये सारी की सारी। हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त, उसके बाद फिर बिंदुसार, उसके बाद फिर अशोक, ठीक है? अशोक जो है, अशोक बहुत नामों से जाना जाता है, ठीक है? जैसे कि देवा नाम पिया, 1 सेकंड। इफ इट कम्स इन एग्जाम व्हाट शैल बी प्रेफर? अभी तो फिलहाल आप यही प्रेफर करोगे कि बुद्धिस्ट धर्म उसने अपनाया था, उसके बाद उसने कोई मिलिट्री कैंपेन पे नहीं गया और उसके बाद फिर बुद्धिस्ट धर्म अपनाने के बाद ही उसने कलिंग युद्ध के बाद उसने कहा कि अब मैं कुछ भी युद्ध वगैरह नहीं करूँगा, ठीक है? तो अभी तो आप फिलहाल ये लिखोगे, क्योंकि अभी पीआर टीम जो है बाकी विद्वानों की वो अभी उसे वेरीफाई करेगी, सब होगा। किंतु हाँ, उन्होंने ये चीज़ बोला है, प्रूफ किया है, इसलिए एक नया पर्सपेक्टिव आया है, ठीक है? वो जो है, अभी तो आप वही बोलोगे और अभी नहीं, अब देखो, मैं आपको जो बताता हूँ ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अब आप अभी उन सब पर्सपेक्टिव का यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको बताऊँगा ना कि आप यहाँ पे आप इस पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन हाँ, यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, उस समय में आप पर्सपेक्टिव देकर के लिख सकते हो कि एज़ पर संजीव सान्याल दिस इज़ आल्सो द केस। आप वहाँ पे पर्सपेक्टिव दे सकते हो। किंतु यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास स्कोप नहीं होता। तो जो एक लार्जली प्री कंसीव्ड जो नोशन है, आपको उसी के साथ जाना होता है। मेंस में आप वो चीज़ का उल्लेख कर सकते हो। लेकिन हाँ, जीएस में आप वो नहीं कर सकते, आपके पास वो स्कोप नहीं होता, बहुत 100 150 शब्दों में लिखना पड़ता है, 200 शब्दों में। इसलिए ये काम आप ऑप्शनल के पेपर में कर सकते हो, यदि आपका इतिहास ऑप्शनल, इतिहास वैकल्पिक विषय है तो। ठीक है? हाँ, ऑलराइट। तो अब ना हम देखते हैं कि इसने कई सारे रॉक एडिक्ट बनाए थे, ठीक है? रॉक एडिक्ट यानी कि पत्थरों के ऊपर उसने कुछ-कुछ लिखवाया था। हम लोगों ने देखा था कि अकीमीनियन पिलर से कैसे प्रभावित होकर के अशोकन पिलर का निर्माण किया जाता है। अकीमीनियन पिलर क्या था, हम लोगों ने देखा था कि पर्शिया में ना पिलर्स का कुछ निर्माण किया जाता था। छाया, आप मुझे फटाफट इन दोनों अकीमीनियन पिलर में और अशोकन पिलर में डिफरेंस बताओ, बोल करके जो मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए थे, बोलो और मुझे बताओ, क्या डिफरेंस थे? मैंने आपको कल भी रिवाइज़ करवाया था, परसों भी बताया था, तो अब आपको याद हो गया होना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मॉडर्न पिलर था वो मोनोलिथिक था, और जो ग्रीक के हम कहेंगे एक्यूमेनियन पिलर था वो मोनोलिथिक नहीं था। वो डिफरेंट डिफरेंट उसके शाफ्ट्स पे जो कैपिटल फिगर था वो लाइक जोड़ जोड़ कर बनाया गया था, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स जोड़े गए थे। बट मॉडर्न पिलर जो था वो सिंगल एक पत्थर से कट करके बनाया गया था। काफी ज्यादा पॉलिश्ड था, जो कि आई मीन एक्यूमेनियन पिलर में इतनी लाइक फिनिशिंग नहीं देखने को मिल रही थी। जो मॉडर्न पिलर था वो पहले शाफ्ट था। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, कम आ रही है, आप थोड़ा तेज़ बोलो तो अच्छा है, वरना सुनाई तो दे रहा है। हाँ। तो क्या बोलते हैं उसको, जो मॉडर्न पिलर था वो मोनोलिथ था, साथ में पहले शाफ्ट था। उसके ऊपर में हम देखते हैं कि इन्वर्टेड लोटस रहता है, उसके ऊपर एबेकस था, उसके ऊपर कैपिटल फिगर हुआ करता एग्जैक्टली। था। मैंने खाली डिफरेंस पूछा था, उसे डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कहा था। बट आपको याद है, क्लैपिंग फॉर यू। हाँ। ऑलराइट। हुँ, और हुँ, हाँ, मेन यही था कि वो काफी वो मोनोलिथिक था, वो नहीं था। हुँ, और उस पे मतलब जो है कैपिटल फिगर्स भी हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं, मतलब मॉडर्न में हमें लॉयन की, बुल की, इन सब चीजों की दिखाई पड़ती है। हुँ, वहां पे हुँ, भी डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई पड़ती है। तो यही था। और मेन एक जो है पॉलिशिंग वगैरह काफी अच्छी थी हुँ। मॉडर्न की, जितनी उनकी नहीं थी उतनी ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। आपने बिल्कुल सही बोला। अ, अब क्या है कि 99 भाई को इसने मार दिया अशोक ने। एक भाई को छोड़ दिया, उस भाई का नाम क्या था? किस्सा। उस भाई का नाम था किस्सा और वो भाई किस्सा बन कर के रह गया। अशोक ने जिस भाई को एक को छोड़ दिया, आज उसका किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है? किस्सा, 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 ठीक है? अशोक ने अपने एक भाई को छोड़ा था, उसका नाम था किस्सा, ठीक है? अच्छा, अब क्या है ना, अशोक को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि देवा नाम या फिर पियादासी, है ना? ये सब अलग-अलग नामों से जाना जाता है और ये हमें कहाँ से ये सब चीज़ पता चलता है? उसके रॉक एडिक्ट से। हम ना रॉक एडिक्ट सारे याद करेंगे, किंतु आज नहीं, कल हम याद करेंगे सारे रॉक एडिक्ट्स। एनसीईआरटी में जितने रॉक एडिक्ट्स हैं ना, उसके पूछा जा सकता है प्रश्न, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, उन 14 को हमें याद करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा रॉक एडिक्ट कहाँ पर हमें मिलता है। उसका लोकेशन क्या है
और रॉक एडिक्ट क्या है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट तो डेफिनिटली याद होना चाहिए। तो रॉक एडिक्ट को लिखवा देता था कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। फिर अशोक वो चीज़ बता दिया करता था। इसके बाद फिर क्या है कि अब हम लोग ना आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आखिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का हुआ करता था। तो ना यहाँ पे अब आप लोग ना बनाना आरंभ करो एक टेबल बना दो। यदि आपने नोट्स बना रखा है तो उसमें आप ऐड कर लो, अन्यथा आप टेल को बनाओ टेबल। टेबल बना लो, 2 कॉलम बना लो, ठीक है? लिखना शुरू करो सन्निधाता। या तो एक काम करता हूँ मैं ना अ, बोलता जाता हूँ और आप ना आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप सर्च करना इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, ठीक है? या तो वो आप सर्च करना इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, अन्यथा आप नोट करते जाओ जैसी स्पीड में बताते जाता हूँ। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को हम लोग देखते हैं। पहला है सन्निधाता, ठीक है? पहला क्या है? सन्निधाता। सन्निधाता, ठीक है? सन्निधाता। सन्निधाता क्या है? चीफ ट्रेज़री ऑफिसर, ठीक है? चीफ ट्रेज़री, ठीक है? चीफ ट्रेज़री ऑफिसर है सन्निधाता, ठीक है? सन्निधा अब हम ना सबको याद करेंगे। मेरे ख्याल से एक बार नोट अगर हो जाता ना तो याद करने में हमें थोड़ी-सी शायद आसानी होती। तो एक काम कर लो, आप एक बार ना सारी लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम में लिख लो सन्निधाता पहला, दूसरा देखो समहर्ता, SAMHARTA समाहर्ता लिखो, समा समाहर्ता, समाहर्ता, ठीक है? अगला लिखो फिर आप व्यवहारिका, व्यवहारिका, ठीक है? आपको नोट हो आपको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? ये बताओ स्क्रीन पर। समाहर्ता व्यवहारिका लिखा हुआ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर? यस, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो समाहर्ता होगा, व्यवहारिका होगा, फिर है प्रदेश 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 देश, ठीक है? उसके बाद फिर है धम्म धम्म महामात्रा, धर्म महामात्रा। उसके बाद फिर है राष्ट्रपाल, या फिर कुमार, ठीक है? उसके बाद फिर है प्रदेशिका, ये सारे नाम ना आपको याद होने चाहिए कि कौन है और इनका काम क्या था। प्रदेशिका, फिर है राजूकाज, राजूकाज, ठीक है? उसके बाद फिर है आपका युक्ता, युक्ता, फिर है आपका अस्थानिका, अस्थानिका, ठीक है? फिर है आपका गोपा, गोप, उसके बाद फिर है नगरका, नगरका, उसके बाद फिर है अक्षपाताल, अक्ष अक्षपाताल, अक्षपाताल, उसके बाद फिर है सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ठीक है? या आप नोट करते जाओ अगर आपने नोट नहीं किया है तो। फिर है पौतवध्वंसक, पौत वध वध वधक्ष, पौतवध्यक्ष, ठीक है? उसके बाद फिर है नावाध्यक्ष, नावाध्यक्ष, ठीक है? उसके बाद फिर है फुल्काध्यक्ष, फुल्काध्यक्ष, ठीक है? उसके बाद फिर है अकारा, अकाराध्यक्ष, ठीक है? फिर है लोहाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष। आप सब लोगों ने क्या ये नोट कर लिया? ये बताओ पहले मुझे। क्या आपको स्क्रीन पे सब शो हो रहा है? क्या आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है सब? यस, ठीक है। नोट भी कर लिया आप लोगों ने? इसका हम लोग मतलब जानते जाएँ सबका और याद करते जाएँ, ठीक है? देखो पहला है सन्निधाता। सन्निधाता का अर्थ है चीफ ट्रेज़री ऑफिसर, चीफ ट्रेज़री ऑफिसर, ठीक है? सन्निधाता समाहर्ता से पहले हम लोगों ने लिखा था सन्निधाता यहाँ पर। हुँ, देखो यहाँ पर ना हम लोगों ने लिखा था सन्निधाता, सन्निधाता, ठीक है? चीफ ट्रेज़री ऑफिसर। कैसे हम लोग इसे याद करेंगे? संग में विधाता,
संग में विधाता, संग में विधाता, सन्निकट विधाता, हमारे पास विधाता, विधाता अर्थात ईश्वर, ठीक है? तो चीफ ट्रेज़री ऑफिसर, ठीक है? यदि आपके पास खजाना नहीं होगा, यदि खजाना का ऑफिसर नहीं होगा, चीफ ट्रेज़री ऑफिसर नहीं होगा, तो क्या विधाता को संग में रख पाओगे? विधाता आपके संग कब रहते हैं? जब आपके पास धन होता है। और धन आपके पास कब रहता है? जब आपके पास विधाता होते हैं। तो सन्निधाता, ठीक है? संग में विधाता या फिर सन्निकट विधाता, निकट में विधाता, सन्निकट विधाता, सन्निधाता, चीफ ट्रेज़री ऑफिसर, ठीक है? तो चीफ ट्रेज़री ऑफिसर, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? समाहर्ता, समाहर्ता क्या है? जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करता था, यानी कि कलेक्टर, बेसिकली जो रिवेन्यू कलेक्ट करने वाला है वो है समाहर्ता। क्या है? समाहर्ता। कैसे याद करेंगे समाहर्ता को? समान रूप से सबका धन वो हरण करके आ जाता था। यदि आज के टाइम पे टैक्स कलेक्टर होगा कोई, ठीक है? जो कि जनरल रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा, जो भी मतलब रिवेन्यू आता है ना, रिवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करेगा, जो कि लूट करेगा, तो समान रूप से हरता है वो। रिवेन्यू को समान रूप से हरता है, किसी का वो खून नहीं चूसता, समाहर्ता, ठीक है? सम अर्थात कि एक जैसा, हरता मतलब हरता, तो समाहर्ता, ठीक है? रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट करे, जनरल रिवेन्यू को कलेक्टर को कहते हैं समाहर्ता। फिर है क्या? व्यवहारिका, व्यवहारिका का मतलब क्या है? देखो, व्यवहारिका एक इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं हम व्यवहारिका और प्रदेश, ये दोनों ना आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। व्यवहारिका है सिविल कोड और प्रदेशस्थ है क्या? अपना क्रिमिनल कोड। कैसे याद रखेंगे? जैसे आज होता है ना सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय और उसके आगे क्रिमिनल न्यायालय, ठीक है? क्रिमिनल न्यायालय सुना है क्या? नहीं सुना, ठीक है, कोई नहीं। सिविल न्यायालय तो सुना होगा। तो बेसिकली सिविल केस होता है और क्रिमिनल केस होता है। तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त के समय में भी या फिर पूरे मौर्यन साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल कोड भी था और ये कोड भी था, क्रिमिनल कोड भी था। तो सिविल कोड को कहते थे व्यवहारिका और प्रदेशस्थ कहते थे, प्रदेशस्थ कहते थे हम लोग इसे क्रिमिनल कोड। कैसे याद करेंगे? जो व्यवहार में कुछ हमारे छिटपुट झगड़े होते हैं ना, उसे व्यवहारिका कहते हैं। जैसे कि कभी ज़मीन के लिए झगड़ा हो गया, किसी बात के किसी छोटी-मोटी बातों के लिए झगड़ा हो गया, ठीक है? लैंड रेवेन्यू को लेकर के हो गया झगड़ा, किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी ने किसी की भेड़ चुरा ली, किसी ने किसी को अपने धर्म पे नहीं रहने दिया, किसी ने किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश की। जो बेसिक इस प्रकार का व्यवहार में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं, वो है व्यवहारिका, यानी कि सिविल कोड। प्रदेश कैसे याद करेंगे? प्रदेश में ना कुछ छिटपुट घटनाएँ होती है। क्रिमिनल घटनाएँ, जो कि रेयर होती है, बट होती है, ठीक है? प्रदेशस्थ, ठीक है? उसके लिए भी एक कोड बनाया गया जिसे कि कहते हैं हम लोग क्रिमिनल कोड। तो आपको सिविल कोड और क्रिमिनल कोड ध्यान में होगा होगा, समाहर्ता ध्यान में होगा, समान रूप से हरण करने वाला, सन्निधाता, जिसके सन्निकट हो विधाता, ठीक है? ये आपको याद हो गया होगा। फिर आता है धम्म महामात्र, ठीक है? धम्म महामात्र, ये आप समझ पा रहे होंगे कि अशोक ने ना एक नया बनाया था एक पोस्ट, जिसके के तहत क्या किया गया था कि धर्म का प्रचार करने के लिए, यानी कि बौद्ध धम्म, जो धम्म है, धर्म का प्रचार करने के लिए उसे एक नया पोस्ट बना दिया गया था, जो कि चीज़ों का सब कुछ को ध्यान रखे कि क्या ढंग से हो रहा है कि नहीं, ठीक है? उसका प्रचार-प्रसार हो रहा है कि नहीं, और ये भी ध्यान रखे कि जो सिविलियंस हैं, क्या उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छी है? मटेरियलिस्टिक लाइफ का भी वो ध्यान रखते थे। तो धम्म महामात्रा, ठीक है? धम्म के महामात्र, ठीक है? महामात्र आप इसे इस हिसाब से करो तो धम्म के वो है, ये आपको हो जाएगा, ठीक है? फिर है राष्ट्रपाल या फिर कुमार। अब देखो, ये ना राष्ट्रपाल और कुमार ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आज गवर्नर होता है, आपने सुना होगा राष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है? गवर्नर क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका ही अपॉइंट किया रहता है गवर्नर, ठीक है? गवर्नर जो है, वो ये कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी होता है, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो राष्ट्रपाल भी गवर्नर ही है, ठीक है? किसी प्रोविंस का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक उत्तर पत्ता, एक दक्षिण पत्ता, एक प्राच्य था, ठीक है? एक उसके बाद फिर अवंती राष्ट्र था, फिर कलिंग था, ये उसके अलग-अलग प्रोविंस थे मगध साम्राज्य के, ठीक है? आपको मैं बताऊँगा, लिखवा दूँगा ये चीज़, कि उसके प्रोविंसेस थे, ठीक है? पहला था उत्तर पथ, लिख लो, एक काम करो उसके 5 प्रोविंसेस लिख लो। प्रोविंसेस ऑफ मौर्यन साम्राज्य, नोट करो, प्रोविंसेस ऑफ मौर्यन साम्राज्य। फर्स्ट वन इज़ उत्तर पथ, लिखो उत्तर पथ, लिखो उत्तर पथ, उत्तर पथ। दूसरा लिखो दक्षिण पथ, ठीक है? तीसरा लिखो अवंती राष्ट्र, ठीक है? चौथा लिखो आप प्राची, प्राची, और पाँचवा लिखो कलिंग, कलिंग, ठीक है? ये अलग-अलग उसके प्रोविंसेस थे, ये आपको पता होनी चाहिए। यदि पूछ जाए कि प्राची जो था ये कोई प्रोविंस है, किससे संबंधित प्रोविंस है? तो आप कहोगे मौर्यन एम्पायर से संबंधित ये प्रोविंस है। कहाँ पे है? तो प्राची मैंने आपको बताया, प्राच्य देश कौन-सा? पूर्वी भारत का देश। तो प्राची, कलिंग आपको पता है, कलिंग उसका अलग से होगा। अच्छा एक बात बताओ,
कलिंग के ऊपर उसने इतना भीषण युद्ध किया, उसको समझ आने के बाद भी इतनी बड़ी हिंसा की, उसका कारण क्या हो सकता है? वो कलिंग के ऊपर इतना डेस्परेट क्यों था उसे लड़ने के लिए कलिंग से? कलिंग वो क्यों चाहता था? कोई बता सकता है? रीज़न बिहाइंड द वॉर ऑफ कलिंग? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द रीज़न? क्या कोई कारण बता सकता है कलिंग युद्ध के पीछे का? कलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों था? नहीं पता? मैं बताता हूँ। देखो, कलिंग जो है वो किस एरिया को कहते हैं? जो उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है? उड़ीसा के क्षेत्र को कलिंग कहते हैं। अब कलिंग थोड़ा बड़ा था उस टाइम पे। तो कलिंग का क्षेत्र ऐसा था ना जिस टाइम की ईस्टर्न साइड से जो कोई भी आता था वहां पे बहुत बड़े बंदरगाह थे, तो उसका पूरा कंट्रोल था कलिंग नरेश का। खारवेल का नाम हम लोगों ने कल पढ़ा था, याद है? छाया विद्यानंद, याद है आपको? खारवेल, राजा खारवेल, वो राजा जो वेल्ला खड़ा रहता था हमेशा, वो राजा जो हमेशा वेल्ला खड़ा रहता था, वो खारवेल कलिंग का राजा था, ठीक है? और वो जो है उसका हमें शिलालेख मिलता है। कहाँ से मिलता है बताओ? ये बताओ, छाया बताओ, हमने खारवेल का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ईस्टर्न कंट्रीज के साइड से, ठीक है? इसीलिए उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा राष्ट्रपाल, तो राष्ट्रपाल क्या है? वो गवर्नर है। अब राष्ट्र को पाल कौन सकता है? एक तो राजा, ठीक है? राजा के बाद गवर्नर, स्वाभाविक बात है, गवर्नर का ही ध्यान रहता है। और साथ ही क्या है, इसका नाम कुमार भी है। कुमार को कैसे याद रखें? देखो, आपने हमेशा देखा होगा कि जो राजा होता था, राजा के कई सारे बेटे यदि हुआ करते थे, तो अपने बेटों को वो गवर्नर नियुक्त कर दिया करता था। किसी को ईस्ट का, किसी को वेस्ट का, किसी को साउथ का, किसी को कहीं का, कहीं का, कहीं का, कहीं का। ठीक है? जैसे कि अशोक को नियुक्त किया गया था उस टाइम पे शायद, जब उसके पापा ने किया था नियुक्त उसे वेस्टर्न साइड का, अगर मुझे सही याद आ रहा हो तो। और आपने सुना होगा औरंगजेब को साउथ का वो घोषित कर दिया गया था गवर्नर उसके पप्पा के द्वारा। ठीक है? तो दक्षिण का वो बन गया था गवर्नर। तो ऐसे ही राजा सबका ये परिपाटी चला करता था कि अपने पुत्रों को ही बना देते थे राष्ट्रपाल, या फिर अपने कुमार को, कुमार कुमार मतलब कि राजा का पुत्र कुमार, कुमार ही हुआ करता था गवर्नर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या आता है? प्रदेशिका। प्रदेशिका का अर्थ क्या है? मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, उस टाइम के डीएम। ठीक है? अब देखो, आज आपको डीएम बनना है, आप सबको आईएएस बनना है, आप लोग उसी के लिए तैयारी करो, इसीलिए आप सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ पर क्लास अटेंड करने के लिए आए हो, ठीक है? तो अब क्या है कि आपको क्या बनना है? डीएम। तो उस टाइम पे भी तो डीएम होता होगा, अब जैसे प्रोविंस है, प्रोविंस तो अकेले आदमी से तो संभलेगा नहीं, उनके अंडर में भी लोग सब चाहिए। तो इसीलिए प्रदेशिका, अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रपाल, वो राष्ट्र कहा गया, ठीक है? अलग-अलग हमें प्रोविंसेस कहा कहे गए, ठीक है? अलग-अलग प्रोविंसेस कहे गए। अब उन प्रोविंसेस के अंदर में प्रदेश थे छोटे-छोटे, तो उस प्रदेश के राजा को प्रदेशिका कहा गया, जिसे कि कहा जाता है डीएम। वो राजा नहीं था बेसिकली, वो डीएम था, लेकिन राजा जैसी पावर होती है डीएम के पास, इसीलिए प्रदेशिका। इस प्रदेश का डीएम आपको बनाया जाता है। देखो, यहाँ पे हम 4 लोग हैं, ठीक है? और यहाँ पे 5 प्रोविंसेस हैं मौर्यन एम्पायर के। तो एक काम करते हैं, हम पाँचों ना एक-एक प्रोविंस बाँट लेते हैं, ठीक है? एक-एक प्रोविंस बाँट लेते हैं। उत्तर पथ मैं रख लेता हूँ, दक्षिण पथ विद्यानंद को दे देते हैं, प्राच्य जो है वो छाया को दे देते हैं, और जो यहाँ पे अवंती क्षेत्र है वो दे देते हैं हम किसको? कोमल को, ठीक है? तो ये हम सारा बाँट दिए। बचता है एक क्षेत्र कलिंग का, वो मैं रख लेता हूँ। क्यों रखूँगा मैं? क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक? एज़ अ फीस ये प्रदेश मैंने अपने पास रखा है, ये प्रोविंस मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है? तो ये प्रोविंसेस हुआ। मेरे पास 2-2 प्रोविंसेस आ चुके हैं। अब क्या है, हम अपने अंडर में अब डीएम को बिठाएँगे। तो हमें अब डीएम बनने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई-लिखाई, ठीक है? आप बन चुके हो अब, आप अब बन चुके हो। तो अब बेसिकली इस प्रदेश के अब जो हम लोगों ने प्रदेश बनाया है, तो इस प्रदेश के अब हम लोग अपॉइंट करेंगे डीएम को, ठीक है? अब हम लोग पावर में, अब हम लोग अपॉइंट करेंगे डीएम को। ऑलराइट? अब याद हो गया होगा आपको। फिर है राजूकाज़। राजूका क्या है? राजूका बेसिकली ना पटवारी जिसे हम लोग कहते हैं, आज के टाइम पे जो कि देखता है ज़मीन वगैरह का लेखा-जोखा रखता है, उसे कहते हैं राजूकाज़। ठीक है? राजूका, राजूका। "ए राजू के इधर आ, इधर आ, इधर आ, ए राजू के इधर आ, इधर आ। देख तो ये ज़मीन का सारा हिसाब दिखा मुझे एक बार, एक काम कर, दिखा दो हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितनी बची है। ए राजू इधर आ, इधर आ, इधर। राजूका, ठीक है? राजू का काम है ये सब चीज़ दिखाना।
ठीक है? पटवारी का काम राजू का है। राजू कौन है? छोटा भीम देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? उसमें भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए, है ना? छोटा भीम ऐसा है। उसमें एक राजू नाम का कैरेक्टर है, छोटा-सा है। उसको कहता है, "ए राजू इधर आ, इधर आ। ये बता जो पूरा ढोलकपुर की ज़मीन कितनी है?" तो राजू उसे सारा हिसाब-किताब लाके बताता है क्योंकि राजू ही उस चीज़ का ध्यान रखने वाला है। तो राजू पास, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है अपना युक्त। युक्ता क्या है? ये बेसिकली ना अ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखो ऐसे याद करना है कि आपने डीएम तो बना लिया, आप खुद बन गए क्या? आप खुद बन गए राष्ट्रपाल, ठीक है? छाया, कोमल, विद्यानंद और अंशुमान हम चारों के चारों राष्ट्रपाल हैं, ठीक है? हम लोगों ने क्या किया कि प्रदेशिका को एस्टैब्लिश किया, ठीक है? प्रदेशिका को कहा आप डीएम हो। अब वो डीएम के अंडर में हम कहेंगे कि भाई एक युक्ति लगाओ ताकि कोई भी आदमी छूट ना पाए रेवेन्यू देने से, ठीक है? तो रेवेन्यू कलेक्टर को हम लोगों ने रेवेन्यू ऑफिसर को हम लोगों ने किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि किसके अंडर में? प्रदेशिका के अंडर में। तो ये हम लोगों ने युक्ति लगाई। आपको युक्ति तो लगानी पड़ेगी ना कोई। किसी ना किसी युक्ति से तो आपको पैसे तो चाहिए, ठीक है? आप बने किस लिए हो? राजा बनने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपाल बनने का उद्देश्य क्या है? भाई पैसे कमाना, मोटा रकम चाहिए। डीएम बन के तो मंथली सैलरी मिलेगी। अब आप राष्ट्रपाल हो तो आपके पास अनलिमिटेड पैसा चाहिए, ठीक है? आप पॉलिटिशियन हो, तो उस पॉलिटिशियन होने के लिए आपको एक युक्ति लगाई कि यहाँ पे हम ना लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट लेवल पे रेवेन्यू ऑफिसर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, ये क्या है आपका रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर है, छोटा रेवेन्यू ऑफिसर है। फिर एक आता है अस्थानिका, अस्थानिका युक्ता के नीचे देखो अस्थानिका। ये क्या है? ये कलेक्टर ऑफिसर ही है, लेकिन वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है प्रदेशिका। प्रदेशिका को हम लोगों ने देखा, प्रदेशिका के अंदर 2 आते हैं, ठीक है? प्रदेशिका आपने क्या किया कि एक जो है आपने एक सबऑर्डिनेट को इकट्ठा किया, ठीक है? जिसे आपने युक्ति से इकट्ठा किया। एक क्या किया था आपके जो डीएम था, डीएम ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रख लिया था स्थानिक को। अब देखो होता क्या है, आपने डीएम को एस्टैब्लिश किया। अब डीएम बड़ा स्मार्ट है, ठीक है? डीएम बहुत ही चालू आदमी है। उसने वहाँ के स्थानीय लोगों को ही बना दिया रेवेन्यू ऑफिसर, कलेक्टिंग ऑफिसर, ठीक है? कलेक्टिंग ऑफिसर बना दिया, वो सारा पैसा कलेक्ट कर के लाएगा। अब आपने सोचा, आपने युक्ति लगाई भाई ऐसे तो सारा कंट्रोल इसके हाथ में आ जाएगा। तो हमने एक सबऑर्डिनेट एक ऑफिसर को बिठा दिया यहाँ पे ताकि तू इस सारी बातों पे नज़र रखियो, ठीक है? तो आपने युक्ति लगा के रखी है। तो पहले वो हरकत किसने की थी? पहले की थी डीएम ने। क्या किया था? स्थानीय लोगों को करने का, स्थानिकाओं को वहाँ पर अवसर देने का। किस चीज़ का? कलेक्टिंग ऑफिसर बनाने का। आपको लगा कि कहीं सारा कंट्रोल उसके हाथ में ना चला जाए। अब नहीं वो राष्ट्रपाल इसलिए ताकि कंट्रोल आपके पास में रहे, इसलिए आपने एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को उस ऑफिस में जाके बिठा दिया। एकदम सबऑर्डिनेट की तरह रखो लेकिन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। तो युक्ति लगाई आप लोगों ने अस्थानिका को कंट्रोल में रखने के लिए। फिर आता है गोपा, गोपा। गोप का अर्थ है यहाँ पे जो कि अकाउंट्स को सँभालता है, ठीक है? अकाउंट सँभालने वाले, कैसे याद रखेंगे? देखो, गोप हम किसे कहते हैं ग्वाल बालों को, ठीक है? ग्वाल बाल को हम लोग गोप कहते हैं। यहाँ पर वो जो दूध बेचते हैं ना, दूध बेचने का वो हिसाब-किताब रखते थे। कि भाई हमारी गैया ने कितना दूध दिया, है ना? हमारी गाय तो कोई कहता है हमारी गाय ने 8 लीटर दूध दिया, कोई कहता है कि हमारी गाय ने 10 लीटर दूध दिया, कोई कहता है हमारी गाय तो 2 ही लीटर दूध देती है। तो वो पूरा अकाउंट अपना हिसाब-किताब बना के रखते थे कि वो दूधिया है तो कौन कितना लीटर दूध हर दिन ले रहा है, ठीक है? किसी दिन आधा लीटर ले रहा है, किसी दिन 2 लीटर ले रहा है, किसी दिन 1 बाल्टी ले रहा है। तो उन सबका अकाउंट रखने का काम गोप लोग किया करते थे गाय का, ठीक है? तो गाय से आप याद रखोगे गोप गोप से ग्वाल बाल से अकाउंट, ठीक है? अकाउंट का ध्यान रखने वाले गोप। फिर है नगारका, अगला है नगारक। इसका मतलब क्या है? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्ज है जिस ऑफिसर के पास वो है नगर का, ठीक है? नगर का। इस नगर के एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है नगर का, नगर मतलब एक सिटी, ठीक है? एक सिटी का जो था उसको कहते हैं नगर का एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है वो है नगर का, ठीक है? सिंपल सा नगर का। क्लियर हुआ ये? उसके बाद फिर क्या है? अक्षपाताल का अर्थ क्या है? अक्षपाताल का अर्थ है अकाउंटेंट जनरल। अक्ष पाताल, आकाश पाताल से भी जो निकाल करके ले आए, जो अब देखो गोप है, ये गोप क्या है? वो अकाउंटेंट है, ठीक है? किंतु यदि उनसे गड़बड़ हो जाए या वो गड़बड़ चोरी करना चाहें, तो आप लोगों ने क्या किया है? अक्ष पाताल लोक में, आकाश और पाताल दोनों लोकों में अकाउंटेंट जनरल को भी बिठा रखा है, जो कि आपके कंट्रोल में है डायरेक्ट, ठीक है? आपने आकाश पाताल दोनों जगह उस गोप के ऊपर ध्यान रखने के लिए अब देखो राजा का कर्तव्य क्या है? जो आपके पास है ना कोई सैनिक है तो सैनिक के पीछे भी अपने गुप्तचर को बिठा करके रखो, ताकि सैनिक कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहा। तो सेम इसी प्रकार आपने गुप्त जो कि अकाउंटेंट है, उसके लिए अकाउंटेंट जनरल को बिठा रखा है, ठीक है? कहाँ पे? आकाश में भी, पाताल में भी। अक्ष पाताल,
क्या अक्ष पाताल क्या हो गया? याद हो गया होगा आपको, अक्ष पाताल यानी कि अकाउंटेंट जनरल। आकाश पाताल में इसने हर जगह आपने बिठा रखा है, आकाश पाताल। उसके बाद फिर क्या है? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या है? सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपने ना खेती-बाड़ी के लिए एग्रीकल्चर के लिए जो सुपरवाइज़र को देखा, ठीक है? सुपरवाइज़र रखा, उसका नाम रख दिया आपने सीताध्यक्ष। कैसे याद करोगे? देखो बड़ा ही सिंपल है। हम लोग क्या कहते हैं, जो सीता माता है, वो भूमिजा उनका एक नाम है ना? भूमिजा। भूमिजा का अर्थ क्या है? जो कि भूमि से निकली हो। आपने सुना होगा राजा जनक जो है, वो खुदाई कर रहे थे और वहाँ पे उन्हें एक मटके में एक बच्ची मिलती है निकली, ठीक है? बच्ची मिलती है, उनका नाम उन्होंने सीता रखा। तो भूमि से संबंधित वो जुताई करने के लिए, हल जोतने के लिए गए थे राजा जनक, चूँकि बारिश नहीं पड़ रहा था इस कारण से। तो इसी वजह से सीता अध्यक्ष इन लोगों ने भी नाम रखा कि सीता अध्यक्ष, सीता को ही हम अध्यक्ष बनाएँगे खेती-बाड़ी का। क्योंकि जब जहाँ पे सीता होती है ना, वहाँ पे सब कुछ बारिश होने लगती है। जिस जिस खेत से सीता निकलती है, उस खेत में झमाझम बारिश होती है, खूब खेत खलिहान लहलहाने लगते हैं और ज़बरदस्त वहाँ का एरिया बन जाता है। तो सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष याद करने का आपको तरीका प्राप्त हो गया। ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष का मतलब क्या है? जो कि कॉमर्स का सुपरिटेंडेंट है। जो कॉमर्स आप कर रहे हो, जो आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार का सब ध्यान रखने के लिए एक अकाउंट अकाउंट अलग चीज़ है। व्यापार का वो लेखा-जोखा है, ठीक है? एक व्यापार का ध्यान रखने के लिए आप लोगों ने बनाया, क्या बनाया? पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। यहाँ पे मैंने पौता व्यध्यक्ष लिख दिया क्या? पौता व्यध्यक्ष। उससे पहले देखो, उससे पहले अक्षपाल के बाद सीताध्यक्ष के बाद आएगा पन्याध्यक्ष, वो भी आप मेंशन कर लो पन्याध्यक्ष, यदि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। पन्याध्यक्ष भी आप मेंशन कर लो, स्पेलिंग लिख लो पी-ए-एन-वाई-ए पन्या, पी-ए-एन-वाई-ए पन्या, फिर ध्यक्ष D-H-Y-A-K-S-H-A पन्याध्यक्ष, ठीक है? पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। अब देखो जो व्यापार हुआ करता था पानी के माध्यम से हुआ करता था, समुद्र के माध्यम से। आज भी देखो सी रूट से कितना अधिक ट्रेड होता है। तो यदि सी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो आपका व्यापार का कैसे पता चलेगा? इसलिए पन्याध्यक्ष, पानी के ऊपर अध्यक्ष आप लोगों ने बिठा दिया कि भई ध्यान रखो जो भी व्यापार होता है इसको ध्यान रखने के लिए। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स आपने कहाँ बिठाया? पानी में, समुद्र में, क्योंकि समुद्र से ही यात्रा बेसिकली हुआ करती थी और व्यापार वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ व्यापार उसके माध्यम से किया जाता था। ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? संस्थाध्यक्ष, वो भी यहाँ पे छूट गया, लिखो संस्थाध्यक्ष। संस्था यानी कि संस्था, S-A-M सम्स S-T-H-A संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष क्या है? सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, मार्केट का सुपरिटेंडेंट, संस्थाध्यक्ष। कैसे याद करेंगे मार्केट का सुपरिटेंडेंट? देखो, जो मार्केट है आपकी, मार्केट एक संस्था है। कैसी संस्था? जहाँ पर कि बायर को सप्लायर के साथ मिलाया जाता है। वो एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर आपकी आवश्यकताएँ पूरी होती है, जहाँ पे समाज की सबकी आवश्यकताएँ पूरी होती है, बेचने वाले की भी और खरीदने वाले की भी। तो संस्था है, एक संस्था है, ठीक है? तो संस्थाध्यक्ष बनाया गया। संस्थाध्यक्ष किसको? मार्केट के जो अध्यक्ष है, तो मार्केट का ध्यान रखे ताकि मार्केट में कोई किसी प्रकार की इर्रेगुलरिटी तो नहीं है, एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा किसानों को, ठीक है? ये ध्यान रखने के लिए कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सही जगह पे है कि नहीं है, ठीक है? फुटलूज़ जो इंडस्ट्रीज़ है वो सही स्थानों पर है कि नहीं है, ठीक है? जो टॉप स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा वो सही तरीके से चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा। वैसे ये है क्या? मैं आपको करंट अफेयर से रिलेट कर रहा हूँ क्या? क्यों कर रहा हूँ? व्हाई? देखो मार्केट है ना इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है? जो जब हम जीएस 3 पढ़ते हैं, जीएस 3 में हमें पूरा देखना पड़ता है कि आखिर हम लोग का प्रॉब्लम क्या-क्या है, इश्यू क्या-क्या है, तो उसमें हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रीकल्चर, तो ये सब चीज़ है। तो इसे मार्केट से रिलेट किया, इकोनॉमी ही है जीएस 3 तो मार्केट से रिलेट करने के लिए मैंने आपको ये बोला। अ, मुझे लीव करना है, मेरी क्लास है। 2-3 मिनट में हम इसे एंड करते हैं, जो भी अपने बचे हुए हैं 2-3 मिनट एंड करके अगर आप रुक सकते हो तो, अदरवाइज़ आप इसका बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा संस्थाध्यक्ष, उसके बाद फिर क्या है? पौतावध्यक्ष क्या है ये? ये है आपका वेट, अलग-अलग प्रकार के जो भट्टे होते हैं ना, 50 किलो का भट्टा, 100 किलो का भट्टा, 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, ठीक है? उसे कहा जाता है पौतावध्यक्ष, ठीक है? कैसे याद करेंगे? पाउट पाउट अपना मुँह से पाउट बनाती है लड़कियाँ, क्यों? ऐसे अलग-अलग तरीके का मुँह बनाती है ना, ऐसे ऐसे करके मुँह बनाती है, पाउट बनाती है। उसका उस बात का कोई वज़न पड़ता है क्या? कोई इससे इम्प्रेस होता है क्या? कोई लड़का इम्प्रेस नहीं होता उससे, पाउट बनाने से, ठीक है? लेकिन फिर भी पाउट के अध्यक्ष तो लड़कियाँ रहेंगी, वज़न भले पड़े ना पड़े, क्या कर सकते हैं?
बनाती क्यों है पता नहीं, आई डोंट नो, किसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आई डोंट नो भई, हमें तो बुरा ही लगता है पाउडर बनाने वाली लड़कियाँ। पर ठीक है, पाउटाध्यक्ष, ठीक है? वज़न बढ़ता है, 2 किलो का बट्टा, 5 किलो का बट्टा। लड़कियों को लगता हो कि भाई 100 किलो का है, उनका पाउच का वज़न तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है? आप अध्यक्ष हो, पाउच के अध्यक्ष हो, पाउटाध्यक्ष, ठीक है? तो पाउटाध्यक्ष हो गया। उसके बाद फिर क्या है नवाध्यक्ष, नावाध्यक्ष, देखो नावाध्यक्ष, नाव, नाव मतलब कि नाव, ठीक है? तो अब समुद्र से जो यात्रा करेंगे तो नाव का भी तो ध्यान रखने वाला कोई चाहिए ना, तो नाव का ध्यान रखने के लिए नावाध्यक्ष, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर क्या है शुल्काध्यक्ष, तो टोल कलेक्ट करते हैं ना, आज तो देखो आज जब हम टोल टैक्स हमारा लगता है, टोल टैक्स कब लगता है? जब हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं, एक एरिया से दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं, तो बीच में हमें टोल टैक्स देना पड़ता है हमें गाड़ियों से, ठीक है? तो उसको कहते हैं शुल्क। देखो शुल्क किस चीज़ का लगता है? कर हो गया टैक्स और शुल्क हो गया कर और टैक्स में डिफरेंस है। कर होता है टैक्स और शुल्क होता है जो अलग-अलग चीज़ों के ऊपर जो छोटा-छोटा हम वो लगाते हैं, वो शुल्क होता है। जैसे कि यदि हम लोगों ने कोई फाइन लगाया, वो हो गया फाइन, ठीक है? वो शुल्क हो गया। या किसी और चीज़ के लिए यदि हम लोग अब जैसे यदि आप देखो, तो किसानों को यदि अपना बेचना है सामान मंडी में, तो हमें एक मंडी डिसाइड की गई है ना एग्रीकल्चर मंडी, जहाँ पे किसान सारा का सारा आकर के अपना बेच सकते हैं। तो उस मंडी में उन्हें एंट्री लेने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए एक फीस देनी पड़ती है। और ये उसका मेजर कंसर्न भी माना जाता है। जब आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो मंडी है, उसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि उन्हें शुल्क देना पड़ता है। उसे शुल्क कहते हैं, किसी प्रकार की फीस को शुल्क कहते हैं। आज जैसे यहाँ पे आप कोई ट्यूशन पढ़ते हो, कोई कोचिंग लेते हो, वहाँ पे अगर आप कोई फीस देते हो, तो वो शुल्क होता है। किसी काम को करने के लिए जो हम लोग देते हैं, उसे शुल्क कहते हैं और टैक्स तो आपको देना ही है। टैक्स तो आपको देना ही है, उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है? चाहे आप कुछ करो ना करो, टैक्स आपको देना है। किंतु शुल्क आपको यदि कोई काम करो, उसपे देना पड़ता है। बेसिकली एज़ अ जीएसटी आप उसे मान लो या टोल टैक्स मान लो। दिस इज़ शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष क्या हो गया? कलेक्टर ऑफ टोल, जो टोल टैक्स को कलेक्ट करता है। 2 बच रहे हैं, उसे देख लेते हैं। अकाराध्यक्ष, 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 अकाराध्यक्ष क्या है? माइन्स का जो माइन्स होते हैं ना, माइन्स का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष। जब माइन्स में काम करते हो ना, तो उनकी चित्कार सुनाई देती इतनी बड़ी तकलीफ होती है। अकार, औकार, औकार मुँह से निकालते हैं, ठीक है? कराहते रहते हैं, इतनी नीचे खदानों में उन्हें काम करना पड़ता है, तो इसलिए अकाराध्यक्ष कारण ही उनसे काम करवाते हैं ना, क्या उनकी सिक्योरिटी का हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए? कारण ही आप वो मर जाते हैं उनकी सिक्योरिटी का ध्यान ना रखने की वजह से, इसलिए अकाराध्यक्ष और अंत में देखते हैं लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष आप समझ पा रहे हो? द अध्यक्ष ऑफ आयरन, ठीक है? लोहे का अध्यक्ष। कथा हो गई समाप्त और इसी प्रकार से हम समाप्त करते हैं। सब बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। बाकी भी बोलो जय। मज़ा आया क्लास में कि नहीं ये बताओ? कोमल ने फर्स्ट टाइम क्लास जॉइन किया है आज यहाँ पर। मज़ा आया कोमल? थैंक यू सर, यस चलो बहुत अच्छा लगा सुन करके। छाया आप अब जा सकती हो, यदि आपको थैंक यू ना कहना हो तो, यदि आपको तारीफ ना करनी हो तो आप जा सकती हो। आई एम स्लीपी, थैंक यू बाय। ओके छाया बाय, बाय, बाय। कोमल आप स्लीपी मतलब मैंने अच्छा नहीं पढ़ा है इसलिए स्लीपी हो या फिर किस वजह से स्लीपी हो? आज थॉट संडे है इसलिए सर। क्या? फर्स्ट डे है इसलिए? नहीं, संडे है इसलिए, संडे है इसलिए। ओके, 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 ओके। हाँ, संडे भी है, नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, लोग सब रात में मुझे भी सोना है। सोना है, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, धीरे-धीरे आदत लग जाएगी। अगर डेली क्लास अटेंड करोगे ना, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दीपानंद, आप नोटिस कर रहे होंगे, पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है ना? यस सर। सब चीज़ें याद भी हो रही है, रिवाइज़ करोगे तो याद हो जाएगी, विश्वास है एटलीस्ट, रिवाइज़ करोगे तो? हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। तो ना प्रयास ये है कि पूरे प्रीलिम्स को हम लोग अच्छे से कवर करें, उसका क्रैश कोर्स मैं चला रहा हूँ। प्रयास रहेगा कि जितना भी सिलेबस है, उसे कंप्लीट किया जाए। कितना हो पाता है, वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, ठीक है? किंतु प्रयास ये रहेगा कि इस प्रीलिम्स से पहले हम पूरे अपने सिलेबस को स्टैटिक प्लस डायनामिक हम कवर करने का प्रयास करें। करंट अफेयर्स को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कल से आप भी क्लास में आएँ, डेली क्लास अटेंड करें। एक दिन आओगे, एक दिन छोड़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और ये 2 घंटा यदि आप आते हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 2 घंटा रहेगा। आपके सभी बाकी क्लासेस के ऊपर ये अकेला भारी पड़ेगा। 100 सुनार की 1 लोहार की। मेरे ख्याल से ऐसा होगा, मुझे ऐसा फ़ील होता है। बाकी आपको पता चल ही जाएगा 2-3 दिनों में कैसी होती है पढ़ाई। आई होप आपको मज़ा होगा। चीज़ें सारी याद हुई कि नहीं ये बताओ कोमल? जो पढ़ा है वो चीज़ें याद हुई? या ओके, ये मेरी विजय है।
ठीक है? तो ये विजय रथ रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा विद्यानंद बीच में आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था तो? सर थोड़ी-सी नींद आ गई थी। बड़ी समस्या है नींद आने की। कोई नहीं, जब फिर नींद आने फिर लगती है तुरंत मतलब तो फिर थोड़ी-सी ताली मार नींद लिया आई, करो। फिर तुरंत जग गया था। रात में जग गए थे? यस सर। समझ सकता हूँ मैं। कोई नहीं, एक टाइम फिक्स करो, उस टाइम पे सो जाया करो ताकि ये सब चीज़ दूर हो जाएगी। तो ठीक है, क्लास को एंड करेंगे, यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। बोलो, कुछ यदि पूछना कहना हो तो? नहीं सर, पूछना तो कुछ ठीक है। जब पढ़ोगे नहीं तो पूछोगे क्या? डाउट तो तब आता है ना जब लोग पढ़ते हैं। हाँ, कोमल आपको कुछ पूछना है? गुड नाइट। ओके, ओके, गुड नाइट। आप सो, हमारे लिए तो दिन हो चुका है और उठो मनुष्य तुम निद्रा त्यागो, ठीक है? नींद से उठने का समय है, सुबह हो चुकी है और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, स्नान करके पूजा-पाठ करना है। आप लोग भी उठो, ठीक है? आप लोग सो जाओ, जिसको सोना है वो सो जाओ, आराम करो, ठीक है? कोई इतना फोर्सफुल नहीं है। तो चलो ठीक है, हम एंड करते हैं, वीडियो को अब बंद करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग और